तो ये है मोरिहितो जो कि अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड को गुड बाय बोलकर यहाँ से जाने वाला है। इस बात से उसकी बचपन की दोस्त निको रोने ही लग जाती है। दोनों प्रॉमिस करते हैं कि वो दोनों दोबारा जरूर मिलेंगे। अब हम देखते हैं कि मोरिहितो काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है और वो काफी चिल बंदा है, लेकिन उसे यहाँ मारने के लिए मोमोदा नाम का एक छपरी बंदा अपने काफी सारे दोस्तों के साथ उसे लड़ने आ चुका है। उसे लगता है कि ग्रेजुएशन वाले दिन मोरिहितो ने ही उसका मजाक उड़ाया था, लेकिन मोरिहितो को तो इसके बारे में कुछ याद ही नहीं है। और यहाँ मोरिहितो दोबारा से उसके छपरी बालों को देखकर उसका मजाक उड़ा देता है। सुनकर वो सारे लोग मोहितो पर अटैक कर देते हैं, लेकिन मोहितो सारे अटैक को डॉज किए जा रहा था। और अब मोहितो को घर पर देखते हैं जहाँ उसके मुंह पर कुछ बैंडेज लगे थे। उसका फादर उससे बोलता है कि क्या उन लोगों ने तुम्हें बस पंच ही कर पाए। मोहितो कहता है कि अगर मैं उनसे फाइट बैक करता तो वो लोग अधमरी हालत में होते। मोहितो बताता है कि कैसे बचपन में एक बार उसने मोमोता को मारा था और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। ये सुनकर उसके फादर कहते हैं कि उसके मुकाबले तुमने अपनी पावर्स को अब काफी हद तक कंट्रोल कर लिया है। अब तभी उसके फादर उससे निको के बारे में बात करने लग जाते हैं, जो सोचकर मोहितो को अपना बचपन याद आ जाता है, क्योंकि बचपन में निको अपने मैजिक को कंट्रोल कर ही नहीं पाती थी और सारा परिणाम मोहितो को झेलना पड़ता था। लेकिन क्योंकि वो एक विच थी तो उसे विचेस के लैंड में जाना पड़ा। अब मोहितो के फादर उसे बताते हैं कि निको की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है और अब वो यहाँ पर वापस आ रही है और साथ ही साथ वो तुम्हें अपना फैमिलियर बनाना चाहती है। लेकिन ये मोहितो को बिल्कुल पसंद नहीं आता। तब उसके फादर बताते हैं कि कैसे फैमिलियर जो होते हैं वो कैसे जानवर होते हैं, लेकिन कुछ फैमिलियर्स इतने ज्यादा अच्छे होते हैं कि वो मैजिक एब्जॉर्ब कर ह्यूमन फॉर्म ले लेते हैं और इनमें से कुछ तो ह्यूमंस के साथ शादी भी कर लेते हैं। और जब इन सब से मिक्स होकर जो ब्रीड आई उन्हें ऑगर्स कहा जाने लगा। और मैं आपको बता दूं कि जो मोरिहितो है वो एक ऑगर है, लेकिन अब मोहितो कहता है कि मैं उसका फैमिलियर नहीं बनने वाला, क्योंकि अभी के टाइम में ये बहुत ओल्ड चीज है। पर तब उसके फादर उसे बताते हैं कि जो फैमिलियर्स होते हैं वो अब के टाइम में मास्टर और सर्वेंट के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आते। लेकिन तब मोहितो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो आप ही उसके फैमिलियर क्यों नहीं बन जाते। उसका फादर कहता है कि मैं मान तो जाता पर मुझे किसी बिजनेस ट्रिप पर जाना है। साथ ही उसके फादर बताते हैं कि निको की जो मदर है उन्हें किसी कारण से वहीं पर रहना पड़ेगा, तो निको यहाँ अकेले ही आने वाली है और क्योंकि कल से तुम भी अकेले रहने वाले हो तो तुम दोनों साथ में रहोगे। इससे मोहितो काफी हैरान था क्योंकि उसे अब अकेले रहना पड़ेगा उसके साथ में। दूसरी तरफ निको को देखते हैं जो कि अपनी उड़ने वाली झाड़ू पर बैठ कर आ रही थी और साथ ही काफी खूबसूरत भी लग रही है। साथ ही वो मोहितो के साथ रहने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। अब अगले दिन मोहितो निको का ही वेट कर रहा था और वो याद करता है कि बचपन में कैसे उसका नाम सही से ले भी नहीं पाती थी। इसे सोचकर वो रिलैक्स कर ही रहा था कि तभी निको एक धमाकेदार एंट्री लेती है खिड़की तोड़ते हुए, और खिड़की की वजह से मोहितो का चेहरा तो बिल्कुल देखने लायक हो चुका है। निको उससे माफी मांगने लगती है। वो बताती है कि उसने अपना कंट्रोल लूज कर दिया था। निको उससे मिलने के लिए काफी एक्साइटेड तो थी और ये मूवमेंट एक रोमांटिक मूवमेंट में बदल जाता है। पर मूवमेंट की ऐसी की तैसी करते हुए मोहितो बोलता है कि हमें घर की सफाई करनी पड़ेगी। सफाई के दौरान निको को काफी ज्यादा गिल्ट फील हो रहा था कि उसने उसकी खिड़की तोड़ दी, लेकिन फिर वो मोहितो को देखती है जो कि अब उसे काफी ज्यादा हैंडसम लगने लगा है। वो सोचती है कि अब तो हम दोनों साथ ही रहने वाले हैं और ये सोचकर वो काफी कुछ इमेजिन करते हुए शर्माने लग जाती है। अब मोहितो उससे बोलता है कि मैं इन ग्लासेस को फेंकने जा रहा हूँ, लेकिन तब निको बोलती है कि तुम्हें इन्हें फेंकने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे ठीक कर सकती हूँ, लेकिन इसके लिए उसे किसी चीज का सेक्रीफाइस करना होगा, जिसके लिए वो मोरिहितो से उसकी कोई प्रीशियस चीज मांगती है। मोहितो को नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है और इसीलिए वो अपना मन पसंदीदा कब ले आता है इधर। अब निको अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है और वो पूरी विंडो को ठीक कर देती है, लेकिन इसके बदले मोहितो का फेवरेट कप टूट जाता है। उसके टूटते ही मोरिहितो ही पूरी तरह से टूट चुका था। निको से एक्सप्लेन करती है कि हमें उसे ठीक करने के लिए एक चीज का सेक्रीफाइस करना था। मोहितो रोते हुए बोलता है कि विंडो तो तुमने तोड़ा था तो इसके लिए मेरे मग की कुर्बानी क्यों दी। निको उससे माफी मांगने लगती है कि उसने उसे सही से एक्सप्लेन नहीं करा, लेकिन अब मोहितो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसकी विंडो तो पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। इनफैक्ट वो उसके मैजिक की तारीफ भी करता है, जो सुनकर तो निको सातवें आसमान में पहुंच जाती है। निको यहाँ पर अपने एक और मैजिक के बारे में बताती है जिसको इस्तेमाल करने से सामने वाला पर्सन पेपर की तरह पतला हो जाएगा। ये सुनकर मोहितो दूर हट जाता है क्योंकि उसे कांड के बीच में नहीं आना। तब निको मैजिक अपने पर इस्तेमाल कर लेती है और वो पेपर की तरह बिल्कुल पतली हो जाती है। पर उसकी फूटी किस्मत की विंडो खुली थी और हवा चलने के कारण वो विंडो से बाहर उड़ जाती है। उड़ते हुए उसका पेट बिल्कुल खराब हो जाता है और उसने जो भी खाया था वो सभी उगल देती है। मोरिहितो उसे यहाँ पकड़ने की कोशिश कर रहा था और तब निको दो दीवारों की पतली सी दरार के बीच में घुस जाती है। अब मोहितो को समझ नहीं आता कि यहाँ करना क्या चाहिए और तब निको को याद होता है कि जैसे ही मैजिक का असर खत्म हुआ वो तो पिचक कर मर ही जाएगी। मोहितो उसे घबराने के लिए मना करता है और बताता है कि मैं वैक्यूम क्लीनर से तुम्हें निकाल लूंगा, लेकिन यहाँ आसपास वैक्यूम क्लीनर मिलना तो मुश्किल ही है। तभी यहाँ पर छपरी मोमोता की एंट्री हो जाती है क्योंकि ये घर मोमोता का ही था। वो सोचता है कि शायद ये मेरे से बदला लेने आया है। पर मोहितो उससे सीधा वैक्यूम क्लीनर मांगने लगता है, लेकिन मोमोता उस पर हंसने लगता है क्योंकि यहाँ मोहितो बिल्कुल लाचार हो चुका था। वो मोमोता को मार भी नहीं सकता था। मोहितो याद करता है कैसे जब बचपन में उसने मोमोता को मारा था तो उसके हाथ पैर टूट गए थे, जिस कारण से उसके फादर को काफी शर्मिंदा होकर माफी मांगनी पड़ी थी। और उसके बाद से वो मोमोता से कभी नहीं लड़ता था बल्कि वही उसे मारा करता था। अपनी बेटी को ऐसा देखकर उसके फादर ने उससे कहा कि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे मैजिक को कंट्रोल करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और मोहितो इसके लिए मान गया था क्योंकि वो अपने करीबों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। पर अब मोहितो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है, जो देखकर मोमोता की बिल्कुल फटने ही लग जाती है क्योंकि उसको अब अपने सामने मौत दिख रही थी। वो कहता है कि मैं वैक्यूम क्लीनर तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मोहितो खींचकर एक पंच मारता है और पीछे वाली दीवार तोड़ देता है और निको को
बाहर निकाल लेता है। बाहर आते ही इन द सेकंड वो अपने नॉर्मल साइज में आ जाती है। अब दोनों को साथ देखकर वो निको को पहचान जाता है कि मैंने इसे भी बच्चों ने बुली किया है, लेकिन निको उसे नहीं पहचानती और उसके छपरी बालों का मजाक उड़ा देती है। पर अमोमोता अपनी दीवार दिखाते बोलता है कि तुमने ये तोड़ दिया, इसका भुगतान कौन करेगा। पर अगले सीन में हम देखते हैं कि दीवार ठीक हो चुकी है, लेकिन इसके बदले जो सैक्रिफाइस हुआ है वो मोमोता के छपरी बाल थे। अब दोनों यहाँ से जाने लगते हैं, तभी निको बोलती है कि मुझे एक मदद चाहिए। और अगले सीन में हम देखते हैं कि उन दोनों ने काफी सारी शॉपिंग कर ली है। मोहितो कहता है कि ये काफी ज्यादा है। पर निको कहते हैं कि तुम तो एक ओगर हो, तुम्हारे लिए तो ये काफी आसान है। पर तब उसे अपने मैजिक का याद आता है, जिसके इस्तेमाल से चीजों का वजन बिल्कुल घट जाता है और इसका इस्तेमाल वो उन बैग्स पर करती है जो कि अब काफी हल्के हो चुके थे। अब दोनों चलने लगते हैं, तब मोहितो कहता है एज अ विच तुम्हें अपनी पावर्स को छुपाना चाहिए, क्योंकि जितना तुम्हारे बारे में लोगों को पता चलेगा उतनी ही मुसीबत तुम्हारी तरफ आएंगी। लेकिन निको का इसमें ओपिनियन कुछ और ही था। वो बोलती है कि मैं एक विच हूँ और मुझे अपनी पावर से लोगों की मदद करनी चाहिए, और वैसे भी अपने मैजिक के कारण अगर मैं लोगों के साथ बॉन्ड्स नहीं बनाऊंगी तो मैं डार्क मैजिक की तरफ बढ़ती जाऊंगी। लेकिन मोहितो को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन उसकी बात सुनकर मोहितो कहता है कि मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा एक ग्रैंड विच बनने में। और ये सुनकर निको दोबारा से 7वें आसमान में पहुंच जाती है। पर तभी मोहितो कहता है कि देखो सामने वाली बिल्डिंग में आग लग चुकी है, वहाँ भी एक औरत फंसी हुई थी, जो देखकर निको डिसाइड करती है कि वो उसकी मदद करेगी। मोहितो से कहता है कि यहाँ पर काफी सारे लोग हैं, लेकिन उसे उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो अब मोहितो भी उसके साथ झाड़ू में बैठकर ऊपर पहुंच जाता है। उन दोनों को ऐसा देखकर सभी लोग काफी हैरान थे, पर उस औरत को अपनी जान बचानी थी, इसलिए वो जंप मार देती है। पर अब वजन काफी ज्यादा बढ़ चुका था। तब मोहितो निको को आइडिया देता है कि उसे वो लाइट मैजिक का इस्तेमाल करना चाहिए जो उसने बैग्स पर किया था, और उस मैजिक का इस्तेमाल वो मोहितो पर ही कर देती है, जिससे वो लोग स्टेबल हो जाते हैं। लेकिन इस मैजिक के इस्तेमाल से मोहितो का दिमाग भी बिल्कुल कम हो चुका था और वो अजीब अजीब हरकतें करने लग जाता है। इनफैक्ट वो तो सच भी बोल देता है कि वो एक ऑगर है और ये एक विच है। अब क्योंकि 3 सीटर भी काफी ज्यादा रिस्की हो रहा था, इसलिए निको वो मैजिक का इस्तेमाल अपने ऊपर भी कर लेती है, जिसके बाद वो एक इमरजेंसी लैंडिंग कर लेते हैं। वो लड़की उन दोनों का शुक्रिया करती है जान बचाने के लिए, और तब उन दोनों को याद आता है कि वो तो अपने सारे बैग्स रास्ते के बीच में भूल आ चुके हैं। अगले सीन में वो सभी चीजों के साथ घर पर आ चुके थे, पर अब बैग्स का वजन उनको कुछ ज्यादा लग रहा था। तभी निको अपनी बुक में पढ़ती है कि उस मैजिक का एक साइड इफेक्ट है, मैजिक खत्म होते ही चीजें दुगनी भारी हो जाती हैं, और ये पढ़ते ही दोनों जमीन पर गिर जाते हैं, क्योंकि उस मैजिक का इस्तेमाल तो दोनों ने अपने ऊपर भी किया था। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ दोनों ही सोने वाले थे। यहाँ पर निको उससे माफी मांगती है सारी परेशानी खड़ी करने के लिए। इस सुनकर मोहितो को याद आता है कि उसके फादर ने उसे बताया था कि निको के ऊपर एक बहुत बड़ा डिजास्टर आने वाला है, और इसमें उसकी मदर उसको बचाने के लिए विचेस के लैंड में ही काम कर रही है, पर अब तक कुछ भी पता नहीं चला है सिवाय इसके कि जो भी निको का फैमिलियर होगा वही उसे बचा सकता है। और प्रेजेंट टाइम में सोचता है कि वो निको को बचा कर रहेगा और साथ ही लोगों को पता नहीं चलने देगा कि वो एक विच है। लेकिन निको तो यहाँ पर मन ही मन में मोहितो को आई लव यू तक बोल चुकी थी। अगली सुबह मोरिहितो चाय पीते हुए रिलैक्स कर रहा था, तभी यहाँ पर निको आ जाती है, जो कि मोरिहितो को देखकर काफी क्यूट एक्ट करने लगती है। लेकिन मोरिहितो उस पर ध्यान ही नहीं देता और बोलता है कि तुम पहले अपने कपड़े चेंज कर लो, भले ही हम दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड हैं, पर मैं एक लड़का भी हूँ। और ये सुनकर निको की खुशी का ठिकाना नहीं था, और वो तो अपने सपने सजाने लगती है कि कैसे वो मोरिहितो को सेड्यूस करेगी, और कुछ नैनो सेकंड में अपने सपने संजोकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इसके अगले सीन में दोनों ही अपने स्कूल के अंदर होते हैं, दोनों की ही सेम क्लास होती है, और निको इससे काफी ज्यादा खुश होती है। ऊपर से वो इस बात के लिए भी खुश थी कि वो मोरिहितो के रोमांस तो कर ही पाएगी और साथ ही नए नए दोस्त भी बना पाएगी। लेकिन मोहितो को थोड़ा डर लग रहा था कि कहीं किसी को पता न चल जाए कि निको एक विच है। अब हम सेरेमनी के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर निको तो काफी ज्यादा खुश थी। वो खुशी खुशी जा रही थी और वो अपने आसपास काफी सारे कपल्स को देखती है और उनको देखकर वो अपने और मोहितो के बारे में भी सोचने लगती है। तभी एकदम से मोहितो उसके सामने आकर बोलता है हमें बात करनी होगी। ये सुनकर निको के लिए तो माहौल पूरा रोमांटिक बन जाता है, पर माहौल को तोड़ते हुए मोहितो बोलता है क्लास में इंट्रोडक्शन के दौरान तुम किसी से ये मत बोलना कि तुम विच हो, और गलती से भी अपने मैजिक का तो इस्तेमाल बिल्कुल मत करना। पर ये सुनकर निको काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। अब क्लास के अंदर सारे स्टूडेंट अपनी टीचर यूरी से मिलते हैं, जिसकी असली हॉबी तो असल में मांगा रीड करना है, पर वो सबको बताती है कि मोमो डांस करना उसे ज्यादा पसंद है और इससे बच्चों को वो क्रीप लगने लगती है। अब जैसे ही स्टूडेंट्स के इंट्रोडक्शन की बारी आती है, तैसे ही मोरिहितो निको को आगाह करता है कि विच वर्ड का यूज बिल्कुल मत करना, और वैसे भी ये उसकी ड्यूटी है कि 1 साल तक वो निको को बचा कर रखे। अब हम कुछ फनी स्टूडेंट्स को जानते हैं, जिसमें से एक का नाम है आहारा, जिसके पेट में हमेशा ही दर्द रहता है। दूसरा है इशी, जिसे अपनी स्लीव्स फटी रहना ही ज्यादा पसंद है, क्या पता बंदा बॉडी का दीवाना है। तीसरा है ताकाहाशी, जिसे दोस्त बनाना कम और दुश्मन बनाना ज्यादा पसंद है, लेकिन ऑनलाइन, इसे ही ऑनलाइन बदमाश कहते हैं भाई। चौथा है आराशी, जिसे कि लोगों के कमेंट में हेट कमेंट करना ज्यादा पसंद है। क्या तुम भी इनमें से कुछ हो? तभी निको नोटिस करती है कि मोरिहितो सभी बच्चों के बारे में कुछ नोट्स लिख रहा है, और क्योंकि उसने कुछ गलती कर दी थी तो वो रबर से उसे मिटा रहा था, पर उसकी रबर ही टूट जाती है, जिससे मोरिहितो बच्चों की तरह थोड़ा इमोशनल होने लग जाता है। निको इससे हैरान और खुश थी कि आज तक उसने किसी ओगर को रबर टूटने की वजह से उदास होते हुए देखा ही नहीं। वो सोचती है कि अपने मैजिक
मैजिक से चीजों को बड़ा करने वाले मैजिक की मदद से वो उसकी रबर को बड़ी कर देगी और मोरिहितो उसका दीवाना हो जाएगा। भाई क्या ये वो बड़ा खैर अब वो अपने जाइंट मैजिक का इस्तेमाल करने वाली होती है। इस मैजिक के बारे में पता चलता है कि जिसे भी चीज को उसे बड़ा करना है बस उसे अपनी उंगली को उधर पॉइंट करना है, लेकिन निको यहाँ पर भी गलती कर देती है और पॉइंट मोरिहितो के बालों पर कर देती है, जिसके उसके बाल काफी ज्यादा बड़े हो जाते हैं। मोरिहितो अपने बड़े बाल को नोटिस नहीं कर पाता, लेकिन निको ये देखकर और भी ज्यादा डर जाती है। टीचर मोरिहितो के बालों को देखकर एकदम हैरान हो जाती है और वो सोचती है कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रही। अब इस स्पेल को डिस्पेल करने के लिए सेम मैजिक को रिवर्स में इस्तेमाल करना होगा उसी पॉइंट पे कर, लेकिन इस बार भी निको का पॉइंट चूक जाता है और वो उसकी मुंडी पर लग जाता है, जिससे मोहितो की मुंडी काफी ज्यादा बड़ी हो जाती है। लेकिन मोहितो अभी भी ये नोटिस नहीं कर पाया था, पर टीचर को देखकर बहुत ज्यादा डर लग रहा था। पर फिर वो सोचते हैं कि उसे रात भर जग जग कर मांगास को नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये उसको अपना एक इल्यूजन लग रहा था। निको एक बार और ट्राई करती है और इस बार मोहितो के बाल और मुंडी ठीक हो जाती है, लेकिन उसका लेफ्ट आर्म एक जाइंट आर्म बन जाता है। इस बार मोहितो ये नोटिस कर लेता है और वो सीधा निको की तरफ देखता है, क्योंकि उसे पता है कि ये चुल तो वही कर सकती है। निको मजाक में उससे माफी मांगने लगती है, क्योंकि उसे लगता है उसने सब ठीक कर दिया, पर ऐसा नहीं था, क्योंकि मोहितो तो असल में अपना हाथ पीछे छुपा रहा था। और तभी उसके इंट्रोडक्शन की बारी हो जाती है। इतनी बुरी हालत में होने के बाद मोहितो बोलता है कि उसकी कोई भी हॉबी नहीं है। उसकी आवाज सुनकर सारे बच्चे उसे डरने लगते हैं, क्योंकि वो पूरी गैंगस्टर वाइब दे रहा था। इंट्रोडक्शन के खत्म होते ही वो निको के बेंच पे अपना हाथ रख देता है। निको समझ जाती है और अपने स्पेल से उसके हाथ को छोटा करने वाली होती है। तभी टीचर उसका ही नाम ले देती है। वो खड़ी हो जाती है और इस बार पॉइंट उसका खुद के ऊपर ही था और हाँ, उसका साइज अब क्लास की छत जितना हो चुका था। और ये देखकर बच्चे और टीचर सभी हैरान हो जाते हैं और मोहितो बेचारा तो अपना चेहरा ही छुपाने लग जाता है। खैर अब सब नॉर्मल हो चुका है और क्लास टीचर्स को ये पहले ही पता है कि निको एक विच है, क्योंकि उसकी मॉम ने सबको पहले ही बता दिया है। मोहितो निको के लिए काफी बुरा महसूस करता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब उसका कोई भी दोस्त नहीं बनेगा। स्कूल ओवर होते ही वो निको को घर चलने के लिए बोलता है, पर तभी यहाँ पर कारा और कुरुमे नाम की दो लड़कियां आ जाती हैं, जो कि उसे अपने साथ बाहर चलने के लिए बोलती हैं। सुन निको तो काफी हैरान हो गई थी। वो मोहितो से परमिशन मांगती है और उसे परमिशन दे भी देता है। तीनों लड़कियां आराम से रेस्टोरेंट में जाने लगती हैं। तभी तीन गुंडे यहाँ पर उन तीनों को ही छेड़ने लग जाते हैं, पर कारा नाम की लड़की तीनों लड़कों की गंदी बेइज्जती कर देती है और दोनों लड़कियों को लेकर रेस्टोरेंट में चली जाती है। निको तो इस चीज से काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुकी थी। अब वो दोनों लड़कियां पूछने लगती हैं कि क्या तुम स्पेल कास्ट कर सकती हो, इस पर निको काफी बड़ाई मारते बोलती है कि वो सब कुछ कर सकती है। वो सबको बताती है कि वो काफी ज्यादा खुश है, क्योंकि वो हमेशा से चाहती थी कि वो अपनी एज वाली लड़कियों के साथ कहीं बाहर घूमे, क्योंकि आज से पहले उसे कोई दोस्ती नहीं थे। ये सुनकर वो दोनों लड़कियां भी उसके लिए काफी खुश होती हैं। तभी कुरुमी बताती है कि मिडिल स्कूल में वो काफी अकेली रहा करती थी, उसका कोई भी दोस्त नहीं था। तभी कारा उसके पास आई और वो दोनों अब दोस्त बन चुके हैं। अब कारा दोनों को ये बातें करने के लिए मना करती है और फिर वो सीधा निको से पूछती है कि वो लड़का कौन था जो तुम्हारे बगल में था। मोहितो की बात कर रही है। उसे लगता है कि निको और मोहितो तो पक्का डेट ही कर रहे होंगे। निको बताती है कि ऐसा नहीं है, हम डेट नहीं कर रहे। फिर कारा उससे बोलती है कि अगर ऐसा नहीं है तो तुम एक साथ घर क्यों जा रहे हो। तब निको से बताती है क्योंकि हम दोनों एक साथ रहते हैं। और ये सुनकर यहाँ कारा का दिमाग खराब हो जाता है, जो कि अब हथियार लेकर उन तीन लड़कियों से लड़ने जा रहे थे। तभी उनके सामने मोहितो आ जाता है। यहाँ कारा निको से बोलती है कि मेरा इंट्रोडक्शन करा दो मोहितो के सामने, क्योंकि तुम लोग तो डेट नहीं कर रहे हो। लेकिन निको बोलती है कि मोहितो काफी फट्टू है और ऊपर से वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। लेकिन यहाँ मोहितो उन तीनों लड़कों को पेल देता है, क्योंकि वो उसकी दोस्त और उसके नए दोस्तों को परेशान करने वाले थे। यहाँ कारा निको की बात सुनकर मोहितो पर गिव अप कर देती है और निको मन में काफी खुश हो रही होती है और साथ ही वो मोहितो से माफी मांग लेती है अपने मन में ही। अगले दिन स्कूल में निको को काफी लोग घेर लेते हैं, सभी उसके दोस्त बनना चाहते हैं। मोहितो से खुश तो है, पर उसके पास ही अजीब अजीब बंदे आ रहे हैं, जो कि उससे बोलते हैं कि तुम तो निको के बचपन के दोस्त हो ना, क्या वो मुझे चेयर में बदल सकती है। और एक बंदा बोलता है कि क्या वो मुझे कामेहामेहा यूज करना सिखा सकती है। अब ये सारे स्टूडेंट निको से बोलते हैं कि कोई स्पेल कास्ट करो, पर ये सुनकर मोहितो बिल्कुल भी खुश नहीं होता। पर यहाँ निको ग्रेविटी मैजिक का इस्तेमाल कर देती है और अब जैसे ही टीचर क्लास में एंटर करती है वो इन्फिनिटी कासिल में पहुंच जाती है, क्योंकि वही सीन ही ऐसा था, आधे बच्चे ऊपर आधे बच्चे दाएं और आधे बच्चे नीचे। ये क्या हो रहा है। और फर्स्ट पीरियड में टीचर उनको उनकी फ्रेंडशिप को मजबूत करने के लिए बोलती है फ्रूट बास्केट का इस्तेमाल कर। पर ये गेम क्योंकि बोरिंग है तो सही बच्चे निको को कोई मैजिक इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं इस गेम के अंदर। पर ये सुनकर मोहितो बिल्कुल भी खुश नहीं होता, लेकिन उसकी कौन ही सुन रहा है। अब इसके बाद सारे बच्चे ग्राउंड में होते हैं, जहाँ पर उन्होंने एक सर्कल बना लिया है जिसके अंदर निको मैजिक कास्ट करेगी और सभी उड़ पाएंगी। अब निको मैजिक का इस्तेमाल करती है और सारे बच्चे हवा में फ्लोट करने लग जाते हैं। अभी मजे कर रहे होते हैं। कोई ग्रुप यहाँ पर धीरे धीरे चीजें सीख रहा होता है और लड़का ग्रुप तो लड़कियों को इम्प्रेस करने में ही था। कुछ बच्चे चैलेंजेस करके एक दूसरे में कंपटीशन कर रहे थे और कुछ तो आंसू की तरह सो ही रहे थे और कुछ बच्चे लिटरली ड्रैगन बॉल की तरह उड़ने का ट्राई कर रहे थे। बेचारी टीचर दूर से ये देख रही थी, उसे भी करना था, पर वो एक टीचर थी इसीलिए वो अंदर नहीं जा सकती। और एक बच्चा बाहर फटकर कूल बनने की कोशिश कर रहा था। पूरा स्कूल ये देख रहा था और उनकी क्लास से जल रहा था कि उनकी क्लास में कोई विची नहीं है। या मोहितो निको से बोलता है कि क्या तुम्हारा मैजिक खत्म नहीं होगा, जिस पर निको बोलती है कि रेड बीन पेस्ट खाने के बाद उसका मैजिक वापस से रिकवर हो जाता है। निको बताती है कि बचपन से वो फ्लाई कर सकती है, लेकिन आज सबको उड़ाकर उसे काफी ज्यादा मजा आ रहा है। पर मोहितो बताता है कि वो ओगर बनकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। निको बोलती है कि तुम्हारी पावर काफी इंसेन और कमाल की है। लेकिन यहाँ मोहितो याद
याद करता है कि बचपन में कोई भी बच्चा उसके साथ नहीं खेलता था क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उसके साथ खेलने से उसे मना किया था। तभी स्कूल में एक ट्रक घुस जाता है और वो सर्कल में चला जाता है, जिससे के बाद वो भी उड़ने ही लग जाता है। लेकिन फ्लोट करते करते वो मैजिक सर्कल से बाहर हो जाता है और नीचे गिरने वाला होता है, पर तभी मोहितो जाकर उसे पकड़ लेता है। सभी स्टूडेंट्स ये देखकर एकदम हैरान हो जाते हैं। निको सोचती है कि वो कवर अप करते हुए सबको बोलेगी कि ये मेरे मैजिक की मदद से हुआ है, पर तभी मोहितो सबको बोल देता है कि वो एक ऑगर है। उसे लगता है कि अब उससे सब डरेंगे, पर डरने के बजाय सारे बच्चे एकदम खुश हो जाते हैं। मोहितो ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था, पर अब वो खुश है क्योंकि सब ने उसे भी एक्सेप्ट कर लिया है। वो इससे काफी ज्यादा खुश था, लेकिन अभी भी अजीब बंदे उसके पास आना नहीं छोड़ते हैं। एक बंदा आता है और पूछता है कि क्या निको मेरी आंखों को स्वैप कर सकती है, और दूसरा बंदा अगर बोलता है कि क्या तुम ये टर्टल के शेल को उठा सकते हो। अब हम निको की मदर को देखते हैं जो कि अपने जादू से भविष्यवाणी की किताब को ओपन करती है। हमें जानने को मिलता है कि निको की मदर का नाम इबुकी है और वो विच के तौर पे भविष्य बताने के कारण काफी मशहूर है। इसके बाद हम मोहितो को देखते हैं जो कि चाय बना रहा होता है और वो सोचता है कि आज तो आराम से रिलैक्स करेगा, पर तभी वहाँ पर निको आ जाती है जो कि अंगड़ाइयाँ लेने लगती है और उसे लगता है कि मोहितो से देखकर लट्टू हो जाएगा। लेकिन मोहितो भी थोड़ा सिग्मा ही है और ये देखकर वो सोचती है कि आखिर ये किस तरह का लड़का है। निको मोहितो से कहती है कि तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में एक लड़की रहती है और क्या तुम्हें इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मोहितो कहता है कि माना आज छुट्टी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम पूरा दिन ही सोती रहोगी। तुम्हें जल्दी उठकर अपने कपड़े बदल लेने चाहिए और मैं नोटिस कर रहा हूँ कि तुम बस एक ही तरह के कपड़े पहनती हो। जो सुनकर तो निको को सदमा ही लग जाता है। इसके बाद निको अपने कमरे में अपने कपड़े देख रही होती है जो कि सच में एक जैसे ही होते हैं और वो सोचती है कि उसे भी थोड़े फैंसी कपड़ों को ट्राई करना चाहिए। वो मैगजीन में कपड़े देख ही रही होती है कि तभी उसे एक कपड़ा पसंद आ जाता है। वो अपने स्पेल को इस्तेमाल करने की सोचती है और वो मैजिक कर कर उस कपड़े को पहन लेती है और काफी क्यूट लग रही है भाई। लेकिन यहाँ भी एक कमी रह जाती है क्योंकि मैगजीन में उसे सिर्फ फ्रंट व्यू ही दिख रहा था कपड़े का और इसीलिए सिर्फ फ्रंट में ही उसके कपड़े आए थे, बाकी पीछे से सब कुछ दिख ही रहा था उसका। भाई वो सब नहीं, तुम गंदा सोच रहे हो। निको सोचती है कि चाहे जो भी हो उसे एक बार तो मोहितो के सामने जाना ही होगा। अब वो उसके पास आ जाती है जो देखकर मोहितो बोलता है क्या कि तुम ऐसे क्यों खड़ी हो। वो बोलती है कि मैं कुछ ट्राई कर रही हूँ और वो अचानक से ही रेसलिंग पोजीशन में आ जाती है और तभी मोहितो उठकर जाने लगता है। तब निको कहती है कि नहीं तुम वहाँ से नहीं उठ सकते। वो दोबारा बैठ जाता है। अब वो उससे अपनी ड्रेस के बारे में पूछने लगती है जिसे मोहितो कहता है कि सच में तुम्हारे पर काफी अच्छा लग रहा है, मुझे तो लगा ही नहीं था कि तुम्हारे पास ऐसे भी कपड़े हैं। ये सुनकर निको खुश हो जाती है। मोहितो दोबारा जाने लगता है पर उसका रास्ता ही रोक लेती है। अब मोहितो से पूछ लेता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो। निको बोलती है कि मैं तो सिर्फ तुम्हें अपने कपड़े दिखाना चाहती हूँ, पर तुम तो यहाँ से जा रहे हो। अब मोहितो उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि सच में ये कपड़े तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा ही अच्छे लग रहे हैं, लेकिन सच बताऊं तो मुझे तुम तुम्हारे उन्हीं कपड़ों में ठीक लगती हो जिसमें तुम ज्यादा कंफर्टेबल रहती हो। और ये सुनकर तो निको एकदम ही खुश हो जाती है और जल्दी से अपने वही कपड़े पहनने जाती है। लेकिन तब मोहितो उसके पीछे से देख लेता है और बेचारा ब्लश करने लग जाता है और निको तो चिल्ला ही देती है। फाइनली अपनी ओल्ड क्लोथ में आ जाती है जो देखकर मोहितो कहता है कि इसमें तुम काफी अच्छी लग रही हो। अब वो क्लोज आकर उसके कपड़े को देखने लगता है जिससे निको को लगता है कि वो उसे किस करने वाला है, पर तब मोहितो बोलता है मुझे ही लग रहा है कि ये कपड़ा कुछ ज्यादा ही ओल्ड है, आखिर तुम ये लाती कहाँ से हो। तब निको बताती है कि ये उसको उसकी ग्रैंड मदर ने भेजा है जो कि फ्रांस में रहती है। मोहितो इससे हैरान हो जाता है। फिर वो बोलता है तुम मेरी ये जैकेट देख रही हो, ये 1940 के दशक की है, तब ये फैशन बहुत ज्यादा ट्रेंड में था, पर जो तुमने कपड़े पहने हैं ये 1920 के दशक का है और तुम अब भी नहीं पहन रही हो। पर निको को तो इस पर विश्वास ही नहीं होता और वो बोलती है अभी तुमने तो कहा था कि मुझे देखकर तुम्हारे दिल की धड़कन तेज हो जाती है। लेकिन इस पर मोहितो चाय पीते हुए अजीब सा फेस बनाता है। अब दोनों साथ बैठकर कुछ देर तक मजाक मस्ती में बातें करने लगते हैं। इन बातों के पीछे मोहितो कहता है कि मुझे काफी अच्छा लगा तुम वापस आ गई, तुम्हारे साथ होने से मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगने लगा है। ये सुनकर तो निको एकदम ही खुश हो जाती है। अब मोहितो कहता है कि मैं बेंटोक बनाने वाला हूँ, क्या तुम्हें ये खाना है। जिसमें निको कहती है कि हाँ मुझे भी वो खाना है। अब अगले दिन निको के लिए काफी सारे पार्सल आए थे। मोहितो पूछता है कि आखिर इनमें क्या है। निको बताती है कि ये उसकी मदर ने भेजा है और इनमें काफी सारी मांगास भी हैं। उन पार्सल्स में से एक पार्सल मोहितो के लिए भी था और उस पर एक लेटर भी था। मोहितो पढ़ता है जो कि निको की मदर ने लिखा था। वो बताती है कि मैं काफी खुश हूँ कि निको तुम्हारे पास है, मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था उसे तुम्हारे पास भेजने के अलावा। इस टाइम पर वो एक छोटे से गाँव कस्बे में रह रही है। वो बताती है कि आजकल विचेस का काफी ज्यादा हंट किया जा रहा है, इसीलिए मुझे निको को जापान भेजना पड़ा और उसके साथ ही काफी सारी और विचेस भी जापान गई हैं और मैंने फैसला किया कि मैं यही रहूंगी। वो बताती है कि वो अपनी पावर्स को यहीं रहकर बढ़ाने वाली है और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बेटी का मेरे लिए ख्याल रखो और ये बात उसे बिल्कुल भी मत बताना। वो कहते हैं कि मैं जानती हूँ तुम बचपन से ही उसकी काफी मदद करते थे। इसके बाद निको मोहितो से कहती है कि क्या तुम मेरी इसे रखने में मदद करोगे। जिस पर मोहितो कहता है तुम पागल हो क्या, ये तुम्हारा सामान है, तुम इसे खुद रखो। तब निको कहती है तो फिर क्यों ना मैं इसके ऊपर लाइटर मैजिक का इस्तेमाल करूँ जिससे ये हल्का हो जाएगा। तब मोहितो उसे उसी मैजिक का साइड इफेक्ट बताता है जो पिछली बार हुआ था, जो सुनकर तो निको भी डर जाती है। मोहितो कहता है कि तुम्हें कोई और तरीका ढूंढना होगा इन सबको अंदर ले जाने का। तब निको कहती है कि मेरे पास एक और स्पेल है जिसकी मदद से मैं सब
आराम से अंदर ले जा सकती हूँ। और इसके बाद वो अपने मैजिक से खुद का ही क्लोन बना लेती है। मोहितो ये मैजिक देख के हैरान तो होता है, पर वो कहता है तुम्हारी हाइट कुछ ज्यादा ही छोटी नहीं हो गई है। और अब दोनों निको मिलकर एक एक कर बॉक्स को अंदर ले जाने लगती हैं। तो मोहितो कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो, अगर तुम अपने ओरिजिनल साइज में होती तो तुम एक साथ 2 बॉक्स को अंदर ले जा सकती थी, पर अब तुम 2 होकर भी सिर्फ एक ही बॉक्स को अंदर ले जा पा रही हो। ये सुनकर निको को समझ में तो आ जाता है कि वो सही बोल रहा है, और अब वो सोचती है कि उसे और कोई जुगाड़ करना होगा। और इसके बाद वो ट्राई करती है, अपने 2 को 4 बना लेती है, जिससे चारों की हाइट और भी छोटी हो जाती है। और अब 4 मिलकर एक बॉक्स को उठा रहे थे। ये बेवकूफी देखकर तो मोहितो का दिमाग खराब हो जाता है, और वो बोलता है तुम पागल वागल हो क्या, तुम्हारे पास कोई दिमाग है या नहीं। पर उन चारों को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, वो फिर भी एक ही बॉक्स को अंदर ले जा पा रहे थे। ये सब देखकर बेचारा मोहितो अकेले ही 4 बॉक्स को उठाकर अंदर रख देता है और बोलता है कि मुझे करने दो, तुम पूरा दिन ही लगा दोगी। और अब फाइनली वो सारी चीजों को अंदर रख ही देता है। लेकिन ये चारों निको बात कर रही होती है कि उन्होंने तो काफी अच्छा काम किया। मोहितो चल ही रहा था कि तभी उसे लेटर का याद आता है, और वो उसे आगे पढ़ने लगता है, जिसमें इबुकी लिखती है कि मुझे तुम्हें एक और इम्पोर्टेंट चीज बतानी है। वो कुछ भविष्यवाणी के बारे में बताती है, और काफी अजीब अजीब चीजें लिखी रहती है उसके अंदर, जो मोहितो को समझ में भी नहीं आ रही थी। पर तभी निको के पीछे एक कुत्ता पड़ जाता है, पर मोहितो अपना हाथ कटवा कर भी निको को बचा लेता है। तभी डॉग का ओनर कुत्ते को लेने आता है, पर मोहितो उस पर काफी ज्यादा ही भड़क जाता है, जिससे मालिक और कुत्ता डर कर यहाँ से भाग जाते हैं। अब चारों निको ही काफी ज्यादा डर चुकी थी और रोने ही लग जाती है। इसके अगले सीन में निको अपने ओरिजिनल साइज में आ चुकी थी, और वो मोहितो से माफी मांग रही थी सारी गड़बड़ के लिए। पर मोहितो कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, जिस पर निको कहती है ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। अब गाइस मैं बताता हूँ कि लेटर के अंदर क्या अजीब चीज लिखी थी। पहला लिखा था कि क्या कुत्ते के काटने से आपदा आ सकती है, और क्या खून की बूंदों से बारिश हो सकती है। मोहितो सोचता है कि कुत्ते काटने से तो आपदा नहीं आई, क्योंकि मैंने निको को बचा लिया। लेकिन वो बारिश को लेकर सोचने लग जाता है, जिस चक्कर में वो वेदर भी चेक करता है, जहाँ उसे पता चलता है कि एक तूफान आने वाला है। और तभी हम बाहर बारिश के बीच में एक अननोन बंदे को देखते हैं। इसके बाद हम निको और मोहितो को बाहर देखते हैं, जो कि कुछ लेने गए थे। जहाँ निको बोलती है कि मैं ये घर पर भी बना सकती थी मैजिक से, पर मोहितो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तुम्हारे साथ आकर अच्छा लगा। यहाँ बंदा अभी भी उस लेटर के बारे में ही सोचे जा रहा था। निको यहाँ पर उसे एक एनिमे का नाम बताती है, लेकिन उसका इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। तब निको उससे बोलती है कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई है जो तुम मुझे नहीं बता सकते, पर मोहितो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तभी निको डॉग कहने लगती है, जो सुनकर मोहितो बोलता है कहाँ है कुत्ता, बताओ मुझे। निको कहते है कि वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था। मोहितो काफी घबरा तो चुका ही था, और वो सोचता है कि मुझे कैसे भी रेन से भी निको को बचाना होगा। इसीलिए वो निको को कहता है कि तुम मेरे अम्ब्रेला के नीचे आ जाओ। और वह इससे तो निको काफी ज्यादा खुश हो जाती है। उसे लगता है कि चलो फाइनली कुछ तो बात बनी रही है, और वैसे खुशी खुशी जा ही रही होती है। इस बीच में निको की फ्रेंड कागा भी उसे देख ही लेती है, पर निको उसे जैसे तैसे कर यहाँ से भगाई देती है। इसके बाद वो दोनों एक खाली मैदान में पहुंच जाते हैं। अब बारिश भी फाइनली रुकी चुकी थी, और निको को वो जगह काफी अच्छी लग रही थी। तभी अचानक से मोहितो बोलता है, देखो मैं जानता हूँ कि तुम इतनी देर से हमारा पीछा कर रहे हो, और अब तक तो तुम्हें बाहर निकल ही जाना चाहिए। और तभी हम सच में एक बंदे को देखते हैं जो कि छुपकर उन पर नजर रख रहा था, और हम फाइनली उस बंदे को देखते हैं जो कि डॉग जैसा या आदमी, पता नहीं आखिर ये क्या है भाई। पर निको तो उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। निको बताती है कि ये उस एनिमे का मेन कैरेक्टर है, जिसके बारे में मैंने अभी मोहितो को बताया है। मोहितो को लगता है कि शायद यही बारिश में निको पर अटैक करने वाला है, पर वो अचानक से मोहितो पर अटैक कर देता है। पर मोहितो भी अपना पंच आगे कर देता है। अब दोनों के बीच में लड़ाई चालू हो जाती है, जब मोहितो बताता है कि ये तो सच में काफी स्ट्रॉन्ग है। और अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो डॉग मोहितो पर डोमिनेट ही कर रहा है। मोहितो निको को पीछे जाने के लिए बोलता है, और उस कुत्ते से बोलता है तुम मुझ पर अटैक कर रहे हो, यानी कि तुम निको के दुश्मन हो। और अब तभी वो उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी मोहितो उसे पीछे से पकड़ लेता है, और अब उसका मास्क हट जाता है, और हम देखते हैं कि ये तो कैन नाम का एक बंदा है, जिसे निको जानती थी। निको को देखकर वो बंदा भी काफी खुश हो जाता है। वो बोलता है कि मैं तुमसे मिलने आया हूँ। मोहितो निको से पूछता भी है कि क्या तुम इसे जानती हो। तब उसे पता चलता है कि जहाँ निको ट्रेनिंग करती थी ये वहीं पर रहता था, तो दोनों दोस्ती हैं। और अब कैन काफी बेदास तरीके से बोलता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने आया हूँ। अब कैन निको से मिलने के कारण काफी ज्यादा ही खुश था, लेकिन मोहितो को उस पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कैन उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा। कैन बताता है कि उसकी फैमिली माउंटेन्स पे रहती है, जो कि वहाँ को प्रोटेक्ट करती है, और निको भी एक तरह से वहीं ट्रेनिंग कर रही थी, और इसीलिए अब ये दोनों भी दोस्त हैं। कैन यहाँ पर मोहितो को जलाने की कोशिश करता है, बोलता है कि एक दिन निको अपना स्विमसूट भूल गई थी और मैं उसे ढूंढने गया था, लेकिन वह मोहितो लौंडा हमारा सिग्मा है, उसे इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब मोहितो कहता है कि हमें थोड़ी काम की बात कर लेनी चाहिए, जिस पर कैन बोलता है कि तुम तो यार काफी ज्यादा बोरिंग हो, मुझे भी निको की मदर नहीं कहा है इसका बॉडीगार्ड बनने के लिए, जिस तरह से तुम हो। और फिर वो मोहितो को ऑर्डर देता है कि मेरे लिए खाना लेकर आओ, लेकिन मोहितो खाना लाता तो है पर उसके मुंह पर ही फेंक देता है। कैन को उस पर काफी तो गुस्सा आने लगता है, लेकिन मोहितो कहता है कि मुझे लगा वो तो प्लेट है। मोहितो उसे काफी डरावनी लुक देता है, लेकिन कैन को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। अब मोहितो से पूछता है कि अगर तुम उसके बॉडीगार्ड थे तो इतने टाइम से छुप क्यों रहे थे, और कैन उसे कुछ भी नहीं बताना चाहता, लेकिन मोहितो उससे कैसे भी सब कुछ निकलवा लेगा। और अब वो निको को बोलता है
है कि अम्ब्रेला पे मैजिक यूज करो। और अब हमें पता चलता है कि जो टेंगो होते हैं यानी कि ये जो कैन है और जो मोहितो यानी ऑगर्स हैं, ये दोनों आपस में दुश्मन होते हैं। मतलब इन दोनों के बीच हमेशा ही कंपटीशन चलता रहता है। यहाँ कैन अम्ब्रेला को बोलता देखकर काफी हैरान हो जाना चाहिए, पर अगर वो उसका दोस्त है तो उसे तो पता होगा कि वो एक विच है। अम्ब्रेला की बात सुनकर मोहितो कहता है कि चलो अब मुझे समझ में आ गया कि तुम इतने टाइम से मेरे पीछे क्यों पड़े थे। मोहितो भी कहता है कि मुझे नहीं पता था कि हम दोनों की जो नेचर्स हैं वो एक दूसरे का दुश्मन बनना है, लेकिन मेरे फादर ने कहा है कि हमें टेंगो से लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो काफी वीक होते हैं। ये सुनकर टेंगो को उस पर गुस्सा आता है, बोलता है कि तुम मेरी फैमिली के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो। लेकिन उससे मोहितो की आंखें काफी ज्यादा डरावनी लगती है। वो बताता है कि मेरे फादर ने मना किया है किसी ऑगर के साथ मुझे लड़ने से क्योंकि वो काफी ज्यादा ही ताकतवर होते हैं। वो बताने लगता है कि मांगास में भी ऐसा ही लिखा है कि जो डीमन होते हैं वो ऑगर से काफी ताकतवर होते हैं। और लिटरली यहाँ पर बंदा डीमन स्लेयर की बात करने लगता है, बोलता है कि मेरे फादर की जो मांगा है वो डीमन स्लेयर है और उनका फेवरेट डीमन भी उन्हीं के अंदर से है। और हाँ, ये डीमन है उसके फादर का फेवरेट डीमन। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि अपन 5 है या 4 है। यहाँ पर बताता है कि उसके फादर जो ड्रिंक पीते हैं वो भी असल में ऑगर किलर है। भाई ये सब सुनकर तो मोहितो को उस पर गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि क्या तुम पागल हो, यहाँ पर तुम अपने डैड की बात नहीं करनी चाहिए। वो उससे पूछता है कि आखिर तुम इतने टाइम से छुप क्यों रहे थे। कैन बताता है कि असल में वो एक सही टाइम का इंतजार कर रहा था, एक ऐसा टाइम जब वो निको को बचाए और काफी ज्यादा पॉपुलर हो जाए और निको भी उसे पसंद करने लगे। लेकिन यहाँ मोहितो कहता है कि तुम मुझे नहीं हरा सकते और मैंने अभी भी तुम्हें हरा ही दिया है। पर निको यहाँ पर कैन का शुक्रिया करती है छुप छुप के उसकी मदद करने के लिए और कैन इससे काफी खुश होता है। पर तब कैन का अम्ब्रेला उसकी पोल खोल देता है और बताता है कि निको की मदर ने उसे एज अ असिस्टेंट ज्वाइन करवाया था, इसीलिए ये निको का बॉडीगार्ड बन रखा है। और ये सब असल में इसकी जुआ खेलने की आदत की वजह से है। इसने गाँव वालों से काफी ज्यादा पैसा भी उधार ले रखा है। कैन खुद बताता है कि मैं गाँव से भागने ही वाला था, तब निको की मदर ने मेरी मदद करी और इसीलिए मैं इसका बॉडीगार्ड बन चुका हूँ। अब निको दोनों के लिए चाय बनाने के लिए जाती है, तभी कैन मोहितो को एक लेटर देता है जो कि निको की मदर ने दिया था। उसमें लिखा हुआ था कि जो डिजास्टर निको के ऊपर है यानी तुम्हारा दुश्मन वो स्कूल के अंदर ही है। ये सुनकर मोहितो एकदम हैरान हो गया था। कैनी बताता है कि मैं काफी टाइम से स्कूल पे नजर रख रहा था और कुछ तो अजीब है स्कूल के अंदर, लेकिन हमें ये बात निको को नहीं बतानी चाहिए वरना वो घबरा जाएगी। तभी यहाँ पर निको भी आ जाती है। तब कैन मोहितो की काफी ज्यादा बेइज्जती करने लगता है एक तरह से। तब मोहितो काफी गुस्से में आ जाता है और उसे बोलता है कि यहाँ से चले जाओ, लेकिन कैन बोलता है कि मैं तो यहाँ से नहीं जाऊंगा, जहाँ निको रहेगी वहाँ मैं रहूंगा। दोनों में ही बहस होने लगती है। मोहितो कहता है कि वैसे ये घर मेरा है ना कि निको का। तब निको कहती है कि माना कि तुम्हारे पूर्वज आपस में दुश्मन थे पर तुम दोनों को लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तब मोहितो कहता है कि मैं किससे लड़ूंगा, इससे, ये तो मेरे लेवल का भी नहीं है, ये तो ऐसे ही हार जाएगा। और भाई ये सब सुनकर बेचारा कैन काफी ज्यादा रोने ही लग जाता है। ये देखकर निको अपने एक मैजिक इस्तेमाल करती है फ्रेंड डील का स्नैक्स के ऊपर। इस मैजिक से शायद ये दोनों दोस्त बन जाएंगे। अब वो स्नैक्स पहले मोहितो को खिलाती है, जिसके बाद वो ये स्नैक कैन को खिलाती है और कैन खाते ही मैजिक का असर स्टार्ट हो जाता है और जो मोहितो होता है वो कैन से काफी प्यार से बात करने लगता है। लेकिन कैन को समझ नहीं आता कि आखिर ये हो कैसे रहा है। लेकिन मोहितो को तो उस पर कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा था, वो उसके काफी ज्यादा क्लोज चले जाता है। कैन उसे दूर हटाने लगता है, लेकिन यहाँ निको दोनों को ही देखे जा रही थी। अब मोहितो से कुछ ज्यादा ही चिपकने लगा था और कैन से ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था, वो उसे बार बार दूर हटा रहा था। आखिर में बेचारा परेशान होकर घर से भाग ही जाता है। तब वो दो बच्चे को देखता है जिनका बलून एक जगह अटक चुका था। वो एक ही सेकंड में बलून उनके हाथ में दे देता है और जाने ही लगता है कि तभी उसका स्नैक नीचे गिर जाता है। बच्चे उसे याद भी लाते हैं, लेकिन वो बोलता है कि तुम लोग इसे खा सकते हो। और अब जैसे ही बच्चे वो खाते हैं और साथ ही में कुत्ता भी वो खा लेता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि चारों पक्के दोस्ती बन चुके हैं और निको का मैजिक हमेशा ही कांड करता है भाई। इसके बाद हम देखते हैं तीनों को घर पर, जहाँ मैजिक का असर बिल्कुल खत्म हो चुका था। निको अपने कांड के लिए दोनों से माफी मांग रही थी, पर दोनों का ध्यान उस पर बिल्कुल नहीं था। इसके बाद तभी डोरबेल की आवाज आती है। निको गेट खोलने जाती है और फिर चिल्लाती है। दोनों उसके पास जाते हैं। हमें ये तो पता नहीं चलता कि आखिर क्या चीज थी, पर वो चीज निको की ड्रेस की शेप ले चुकी थी और उसके ऊपर चढ़ चुकी थी। निको बताती है कि मैंने अपनी मदद से आउटफिट मंगाई थी और उस कपड़े की हम आंखें भी देख सकते हैं जो कि काफी डरावनी सी है। वो ड्रेस बोलने लगते हैं कि मैंने फाइनली विच की डॉटर को कैद कर लिया है। और ये सुनकर मोहितो कैन दोनों को ही लगता है कि आखिर ये क्या हो गया, कि हमारा दुश्मन भी मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है। मोहितो निको को बचाने के लिए आगे जाता है, लेकिन वो कपड़ा और भी टाइट हो जाता है और वो बोलता है कि अगर तुम जरा भी करीब आओगे मैं टाइटली दबा कर ही निको को मार डालूंगा। और अब वो उसे उड़ाकर यहाँ से ले जाने लगता है। मोहितो उसका पीछे जाने लगता है, तभी कैन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि क्या तुम देख नहीं रहे वो उड़ कर जा रहे हैं। इसके बाद वो नारुतो की तरह हैंडसेट्स बनाकर अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है। तैसे ही आसमान में काफी सारे कौवे आ जाते हैं और वो कैन को रास्ता बताने लगते हैं कि निको कहाँ जा रही है। यहाँ निको भी उस कपड़े से बोल रही थी कि मोहितो मुझे कैसे भी बचा लेगा, लेकिन वो कपड़ा कहता है कि हम उड़ रहे हैं, वो तुम्हें बचाने नहीं आ पाएगा। निको बचपन की बातों को याद करते हुए बोलती है कि उसने हमेशा ही मुझे बचाया है और इस बार भी वो मुझे बचा ही लेगा। बचपन में भी एक बार निको काफी ऊंचे पेड़ के ऊपर फंस गई थी, तब भी मोहितो ने उसे बचा ही लिया था और प्रेजेंट टाइम में वो दोनों फाइनली निको तक पहुंच चुके थे। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि निको हवा में थी और वो दोनों जमीन पर। यहाँ कपड़ा उन दोनों का मजाक उड़ाने लगता है और बोलता है कि मैं इसका ही मैजिक इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मेरा कुछ नहीं कर सकते। मोहितो काफी गुस्सा आने लगता है। वो
बोलता है, कैन क्या तुम कोई मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकते? कैन बताता है कि जैसे ऑगस्ट ने अपने सिंग खो दिए थे वैसे ही कैंगो ने भी अपने पंख खो दिए थे। तभी यहाँ पर कैन का अम्ब्रेला आ जाता है, जिसे देखकर मोहितो को एक आइडिया आता है और अब अचानक से ही निको को हवा में काफी प्रेशर फील होने लगता है और तभी उसके सामने मोरिहितो भी आ जाता है उड़ते हुए, जो कि हवा और अम्ब्रेला की मदद से उड़ रहा था। लेकिन वो कपड़ा उसे देखकर ज्यादा हैरान नहीं होता और खुद को एक तगड़े आदमी में कन्वर्ट कर लेता है। लेकिन मोहितो अपने की पंच में उसे टुकड़े टुकड़े कर देता है और वो दोनों नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन कैन अपने एक वेपन की मदद से निको को आराम से बचा लेता है, लेकिन मोहितो काफी जोर से नीचे गिरता है। मोहितो कपड़ा चेक करता है जो कि वापस से नॉर्मल हो चुका था। निको माफी मांगने लगती है कि मेरी वजह से तुम्हें ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है। कैन मोहितो के कान में कहता है कि हमारी प्रॉब्लम ये नहीं है, हमारी प्रॉब्लम तो ये रेन और डॉग है। शायद ये वही भविष्यवाणी वाली बात कर रहे हैं, लेकिन निको को ये बिल्कुल समझ नहीं आता। अब कैन कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ ही रहने वाला हूँ। मोहितो को उस पर काफी गुस्सा आता है और उससे पूछता है कि मुझे रीजन बताओ कि तुम हमारे साथ रहना क्यों चाहते हो। तभी उसका अम्ब्रेला बोल पड़ता है, उसकी पोल खुलते हुए बोलता है कि ये एक रेंटेड हाउस पर रहता था, लेकिन अब इसके पास पैसे खत्म हो चुके हैं क्योंकि ये काफी ज्यादा खाना खाता है, काफी ज्यादा ड्रिंक करता है और जुआ भी खेलता है। उसके गरीबी के रीजन सुनकर मोहितो को उस पर गुस्सा आता है और यहाँ पर दोनों ही आपस में लड़ने लगते हैं और काफी फनी बहस होती है दोनों के बीच में। अब वो लोग वापस से सीरियस हो जाते हैं, जहाँ पर निको उनकी मदद के लिए शुक्रिया बोलती है और बताती है कि हम एक अच्छी टीम भी बन सकते हैं। मोहितो काफी काइंड पर्सन है जिससे कभी भी किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ती और कैन तुम भी कुछ मोहितो की तरह हो, क्या पता तुम दोनों की जमने लगे आगे जाकर। इसके बाद वो दोनों के साथ एक सेल्फी क्लिक करती है जहाँ दोनों एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते और ये सेल्फी अपनी मदर को भेज देती है कि हम तीनों अब दोस्त बन चुके हैं। शाम को ही तीनों शॉपिंग कर घर जा रहे होते हैं, जहाँ पर मोहितो को दोबारा से कैन पर गुस्सा आने लगता है क्योंकि वो काफी फालतू चीजें खरीद रहा था। ये देखकर निको हंसने लगती है। तब यहाँ पर वही दो बच्चे आते हैं जिनकी कैन ने मदद करी थी और उसका शुक्रिया करते हैं और ऐसे ही यहाँ पर काफी सारे लोग आते जाते हैं जिनकी कैन ने मदद करी थी और वो सब उसे जानने लगे हैं। देखकर मोहितो भी हैरान होता है कि आखिर इसे इतने लोग जानते कैसे हैं और तब हमें कैन की पर्सनैलिटी का बताया जाता है कि वो काफी आराम से दोस्त बना लेता है। इसके बाद रात को दोनों ही गेम खेल रहे होते हैं और डिसाइड करते हैं कि कौन किससे बेहतर है। अब हम स्कूल में निको को देखते हैं जो कि अपनी दोस्त की आर्ट की काफी ज्यादा तारीफ करती है। उसकी दोस्त एक फैन आर्ट बनाती है जो कि एक फैंटेसी मांगा का ही वर्जन होता है और जहाँ मांगा की बात होती है वहाँ उसकी टीचर की नजर ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। निको और कारा बात करते हैं कि कैसे धीरे धीरे वो और भी ज्यादा अच्छी होती जा रही है। टीचर भी दूर से बात सुन रही होती है और उसे याद आता है कि कैसे उसने भी इस फैंटेसी मांगा के हर वर्जन को पढ़ा हुआ है। इनफैक्ट उसने सारे फैन आर्ट्स को भी पढ़ा है और उन्हें लाइक भी करती है। निको लगातार अपनी दोस्त की फैन आर्ट की तारीफ करी जा रही थी और दूसरी टीचर की क्यूरियोसिटी बढ़ते ही जा रही थी क्योंकि उसे भी वो देखना था। अब निको और उसकी बातचीत से पता चलता है कि उस लड़की के 10,000 फॉलोअर हैं, जिससे उसकी टीचर को पता चल जाता है कि आखिर ये कौन हो सकती है क्योंकि 10,000 फॉलोअर नॉर्मली लोगों के नहीं होते। अब टीचर अपने फोन में अपनी करंट फेवरेट फैन आर्ट को देख रही होती है और उसे लगता है कि कहीं ये मेरी बेस्ट स्टूडेंट ही तो नहीं, पर फिर वो सोचती है कि अगर है भी तो मुझे उसे ऐसे स्टॉक नहीं करना चाहिए। तभी उसके पीछे उसके स्टूडेंट आ जाते हैं और वो डर जाती है, पर तब टीचर की नजर उसके फोन पे जाती है, जिसके बाद वो यहाँ से निकल लेती है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि वही अभी करंट में उसकी फेवरेट आर्टिस्ट है जो फैन आर्ट बनाती है। वो याद करती है कि कैसे वो उसे तब से फॉलो कर रही है जब उसके सिंगल डिजिट फॉलोअर्स थे और अब जब वो उसकी स्टूडेंट है तो उसे काफी प्राउड फील हो रहा है। सही बातों को सोचकर टीचर आपस में ही काफी ज्यादा खुश हो जा रही थी। तभी यहाँ पर उसकी वही आर्ट वाली स्टूडेंट आ जाती है। उसको देखकर टीचर सोचती है कि ये कितनी महान है। यहाँ उसकी स्टूडेंट उसे एक पेपर देने आई थी पर उस पे भी उसने फैन आर्ट कर दिया था, जो देखकर टीचर से अब रहा नहीं जाता, पर फिर भी वो अपने ओताकू वर्जन को बाहर नहीं ला सकती क्योंकि करेंटली वो भी एक टीचर है। इसके बावजूद वो उसके आर्ट वर्क की काफी तारीफ भी करती है। ये सुनकर वो लड़की काफी ज्यादा खुश हो जाती है और फिर अपने फेवरेट मांगा और एनिमे के बारे में बताने लगती है। ये सुन टीचर घबरा जाती है और बोलती है कि मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं पता। तो स्टूडेंट बोलती है कि लेकिन आपने तो एक बार कहा था कि मांगा गॉड है। टीचर कहती है कि शायद मैंने कहीं से पढ़ लिया होगा। तब वो स्टूडेंट कहती है लेकिन आपके टेल पर तो एक मांगा रखी है। टीचर घबराते हुए बोलती है कि ये मैंने किसी से ली है, पर वो लड़की यहाँ काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी। वो यहाँ पर अपनी फेवरेट मांगा और उसके वर्जन के बारे में बताती है और टीचर से पूछती है कि आपका फेवरेट आर्क कौन सा है। अब उसकी टीचर भी अपना फेवरेट आर्क बताती है, जो सुनकर वो लड़की इंप्रेस हो जाती है। और हमें पता चलता है कि यहाँ वो लड़की अपने टीचर की की चैन लेटाने आई थी और ऊपर से ये एक लिमिटेड एडिशन भी है। टीचर इसको लेकर कोई बहाना मारने वाली होती है, तब वो लड़की एक्साइटेड होते हुए बोलती है कि आपको किसी भी चीज को छुपाने की जरूरत नहीं है टीचर, आप अगर किसी चीज को पसंद करते हो तो करते हो, इसे एक्सेप्ट करो। टीचर अब काफी ज्यादा हेजिटेट करने लगती है, लेकिन वो एडमिट करती है कि हाँ उसे ये मांगा काफी ज्यादा पसंद है और इससे वो स्टूडेंट काफी खुश होती है। अगले दिन हम निको को देखते हैं जिसके पास एक स्टूडेंट मदद मांगने आया है। वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं बाथरूम जाऊँ तो कोई भी
मुझे नोटिस ना करे, लेकिन मोहितो इसके लिए साफ साफ मना कर देता है। पर तब निको कहती है कि एक विच तभी सक्सेसफुल विच बन सकती है जब वो लोगों की मदद करे जब उन्हें जरूरत हो। जिसका निको कहती है यानी तुम्हें एक ऐसा मैजिक चाहिए ताकि जब तुम क्लास के बीच में भी कहीं जाओ तो कोई तुम्हें नोटिस ही ना करे। वो बंदा इसके लिए हाँ बोलता है। तब मोहितो बोलता है कि क्या तुम छोटे बच्चे हो, अपना हाथ खड़ा करो और पूछ कर चले जाओ, इसमें शर्माना क्या है। वो बंदा अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है कि बचपन में जब वो बाथरूम जाता था तब बच्चे उसे चिढ़ाने लग गए थे, जिस वजह से वो ट्रॉमेटाइज हो चुका था, और क्योंकि ये तुम्हारे साथ नहीं हुआ है तो तुम नहीं समझोगे। इससे मोहितो भी एग्री करता है, पर वो कहता है कि जिस तरह तुम यहाँ आए हो उसी तरह से तुम वहाँ भी जा सकते हो। पर इस दौरान वो सभी लोग निको के बारे में भूल ही चुके थे और पता चलता है कि निको ने एक स्पेल कास्ट भी कर दिया है, जिसमें वो जब भी अपने हाथ क्रॉस करेगी लोग उसके बारे में भूल ही जाएंगे, और जैसे ठीक करेगी सबको याद आ जाएगी कि निको भी है। अब वो मैजिक वो उस बंदे पर कास्ट कर देती है, जिसके बाद हम क्लासरूम का सीन देखते हैं जहाँ पर उस बंदे का पेट दोबारा खराब होने लगता है, पर उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो टीचर से पूछे। तब मोहितो उसे पीछे से गुड लक बोलता है, जिसके बाद वो बंदा अपने हाथ को क्रॉस करता है और कोई भी उसे नोटिस नहीं करता। वो घबराते हुए क्लास से बाहर निकल जाता है और रोने ही लगता है कि किसी ने उसे नोटिस नहीं कर पाया। तभी उसके सामने उसके पीटी टीचर आ जाते हैं। उसकी फट रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके टीचर ने उसे नोटिस कर लिया है। तभी यहाँ पर मोहितो उसे बचाने आ जाता है, जिससे हिम्मत लेकर वो बंदा सक्सेसफुली बाथरूम में पहुंच जाता है। लेकिन तब उसे एक और प्रॉब्लम नजर आती है कि जैसे वो अपने हाथ को सीधा करेगा सबको याद आ जाएगा कि वो क्लास में है ही नहीं। पर तभी क्लास ओवर हो जाती है और यही मौका देखकर वो सीधा अपना पेट हल्का करने के लिए बैठ जाता है। पर तभी यहाँ पर और भी बच्चे आ जाते हैं और ये उसके वही पुराने बुलीज थे। वो लोग नोटिस कर लेते हैं कि बाथरूम में कोई है, पर वो कुछ बोलते नहीं और यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद क्लास में वो निको का शुक्रिया करता है और उसे हिम्मत मिल जाती है कि अब वो अपना हाथ खड़ा कर सकता है, और साथ ही वो निको से माफी मांगता है उसकी फालतू सी मदद के लिए। निको इससे बोलते हैं कि मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तभी बन सकती हूँ जब मैं लोगों की मदद करूंगी। तभी उसकी वॉन्ड का मैजिक स्टोन चमकने लगता है। निको बताती है कि हर एक न्यू विच को ब्लू कलर का मैजिक स्टोन मिलता है, और जैसे जैसे वो लोगों की मदद करती है उनका स्टोन व्हाइट होता जाता है, जो कि उसकी ग्रोथ को दिखाता है। मोहितो निको लिए काफी खुश था, पर वो चाहता नहीं था कि वो मैजिक का इस्तेमाल करे। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो कि उन तीनों को देख रही थी। अब स्कूल की छुट्टी में तीनों जा रहे थे कि तभी मोहितो के पास एक टीचर मदद मांगने आते हैं कि उनकी कार के नीचे एक कैट आ चुकी है। तब मोहितो एक ही बार में कार को उठा देता है और कैट यहाँ से भाग जाती है। इसके बाद यहाँ पर सारी लड़कियां तो मोहितो से इम्प्रेस हो चुकी थी, सिवाय निको और कैन के। पर तब हम देखते हैं कि वो कैट असल में एक लड़की बन जाती है जिसे हमने पहले देखा था। अब हमें उस लड़की का नाम पता चलता है जो कि होता है नीमो, और वो चाहती है कि मोहितो उसका फैमिलियर बन जाए। लेकिन नीमो लोगों से बात करने में काफी ज्यादा शर्माती है। यहाँ कैन मोहितो का मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मोहितो उसका ही मजाक उड़ाता है ये बोलकर कि तुम मुझसे जेलस फील कर रहे हो। लेकिन यहाँ निको भी उसका मजाक उड़ा रही थी। तभी यहाँ पर नीमो वापस अपनी कैट वाली फॉर्म में आ जाती है। तभी कैन उसे नोटिस कर लेता है, पर तब निको और कैन दोनों उसे टच करने वाले होते हैं। इससे नीमो काफी ज्यादा घुर्राने लगती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि कोई कैन को उसे टच करे। साथ ही वहाँ पर निको से काफी ज्यादा जेलस फील कर रही है कि उसने एक ऑगर को अपना फैमिलियर बना रखा है और ये उसके लिए काफी अनफेयर है। लेकिन नीमो तो खुद मोहितो से बात करने में शर्माती है। उसे लगता है कि उसे घर चले जाना चाहिए, पर तब उसका कॉन्फिडेंस वापस आता है और वो सोचती है कि अगर उसने मोहितो को अपना फैमिलियर बना लिया उसकी मदर भी उसे अप्रूव कर देगी, क्योंकि वो एक एलाइट विच की फैमिली से है, इसीलिए वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिलियर तो डिजर्व करती ही है। अब वो उनके पीछे करते करते मोहितो के घर तक पहुंच जाती है, उसके काफी करीब। लेकिन यहाँ पर क्योंकि निको और कैन होते हैं तो वो कुछ कर नहीं पा रही थी। तभी अचानक से निको से टच करने वाली होती है। इससे नीमो घबरा जाती है और इधर उधर भागने लगती है, और इन द एंड वो मोहितो की गोद में आ जाती है। और मोहितो को इतना क्लोज देखकर उसे लगता है कि मोहितो ने उसे पकड़ रखा है। यहाँ मोहितो बोलता है कि मैं तुम दोनों को दिखाने वाला हूँ कि कैसे कैट को सहलाते हैं, जिसके बाद वो काफी सॉफ्टली उस कैट को कंफर्ट करता है, और नीमो भी इसके लिए रेजिस्ट नहीं करती। कैन और निको ये देखकर हैरान थे और साथ ही जेलस भी। नीमो को तो उसकी गोद में काफी ज्यादा कंफर्ट फील हो रहा था, और ऐसे ही वो सो भी जाती है। थोड़ी देर बाद वो उठती है और देखती है कि वो तो अपने ह्यूमन फॉर्म में है। वो काफी घबरा जाती है, पर वो देखती है कि उन तीनों का ध्यान उस पर है ही नहीं, क्योंकि कैन ने अपना कलेक्शन पूरा कर लिया था। इसी का फायदा उठाकर वो यहाँ से चली जाती है और सबको नोटिस होता है कि वो यहाँ से जा चुकी है। नीमो बार सोचती है कि नेक्स्ट टाइम मैं मोहितो को अपना फैमिली बना कर रहूंगी। अब ये तो आगे देखा जाएगा कि नीमो से अपना फैमिली बना सकती है या नहीं। हम निको को स्कूल में देखते हैं जहाँ एक लड़की के ऊपर चार्म नाम के मैजिक का इस्तेमाल कर रही होती है, जिससे वो लड़की अपने क्रश को इम्प्रेस कर सके और उसे अपना बॉयफ्रेंड बना सके। लड़की के जाते ही निको भी बॉयफ्रेंड के बारे में सोचने लगती है, और तभी हम उसके पीछे एक लड़के को देखते हैं जो कि निको की सारी बातें सुन लेता है। अगले दिन स्कूल में मोहितो अचानक से ही निको से उसका वेट पूछ लेता है, जिसमें निको पूछती है कि आखिर तुम ये क्यों पूछ रहे हो। मोहितो बोलता है कि देखा जाए तो मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ, और इस हिसाब से मुझे तुम्हारी हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए, और तुम्हारा वेट तुम्हारी बॉडी के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। निको से डांटते हुए कहती है कि आज तो तुमने मेरे से पूछ लिया, लेकिन इसके बाद किसी भी लड़की से उसका वेट मत पूछना। इसके बाद निको नोटिस करती है कि धीरे धीरे सारी लड़कियां मोहितो को ही देख रही हैं, और अब उसे जेलसी फील होने लगी थी। इसके बाद मोहितो घर पर अपने सेंसेस की प्रैक्टिस कर रहा होता है आंख बंद कर, जो देखकर निको बोलती है कि काश तुम अपने और भी सेंसेस को टीच कर पाते। लेकिन मोहितो को ये बात कुछ समझ नहीं आती। सारी बात कैन सुन लेता है, और रात को वो निको से कहता है कि मुझे लगा तुम दोनों तो आपस में डेट कर रहे हो। निको ये सुनकर ब्लश करने लगती है, और फिर वो बताती है कि ऐसा नहीं है। मोहितो अभी भी अपने डेली रूटीन को ही फॉलो करता है। वो सुबह उठकर सबसे पहले कॉफी ही पीता
देता है मेरे आने से कुछ भी नहीं बदला है। तब कैन भी उसे आइडिया देने लगता है मोहितो को अट्रैक्ट करने के लिए। तभी टीवी पर एक शैम्पू का एड आ रहा होता है जिससे लड़कियों के बाल काफी सिल्की हो जाते हैं, जो देखकर कैन तो एकदम हैरान हो जाता है। अगले दिन स्कूल में कैन और निको एक प्लान बनाते हैं कि जब मोहितो गैलरी से जा रहा होगा निको उसके सामने से जाएगी। तब कैन अपने विंड मैजिक से निको के बालों को लहराएगा, जो देखकर पक्का मोहितो उसके प्यार में पड़ जाएगा। और अब लंच ब्रेक के दौरान फाइनली वो मोहितो को देखती है और कैन को इशारा कर देती है। कैन अब समझ जाता है और अपने विंड मैजिक का इस्तेमाल करता है, जिससे निको के बाल काफी लहराने लगे थे और निको खुद को एक सेलिब्रिटी हीरोइन मान रही थी। मोहितो निको को देखता है पर उसके चेहरे पर जीरो एक्सप्रेशन होता है, जो देखकर निको कैन को दोबारा इशारा करती है और भी ज्यादा हवा को चलाने के लिए। कैन निको के इशारे को समझ जाता है और भी ज्यादा मैजिक बढ़ा देता है और इस बार निको के बाल ही नहीं बल्कि वो भी हवा में उड़ने लगी थी। ये देख के मोहितो घबरा जाता है और बोलता है कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो। निको उससे बोलती है कि मुझे सच बताना, क्या मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ या नहीं लगती। तो ये बात कर ही रही होती है कि तभी उसके बगल से साइंस टीचर जा रही होती है और हवा तेज होने के कारण टीचर के हाथ में जितने भी पेपर्स होते हैं वो सारे उड़ जाते हैं और उन पेपर्स के अंदर सारी लड़कियों के बॉडी मेजरमेंट लिखे हुए थे और वो सारी घबराने लग जाती है। ये देखकर तभी हमारा गीगा चैड मोहितो बीच में आता है और वो जंप कर 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 सारे पेपर्स को कलेक्ट कर लेता है, वो भी उन्हें बिना देखे। और ये देखकर सारी लड़कियां उससे दोबारा इंप्रेस हो जाती हैं और लड़कियों को उसकी तरफ ऐसा अट्रैक्ट होते देखकर निको को दोबारा जेलसी फील होती है। अब छुट्टी में जब वो घर जा रहे होते हैं तब सारी लड़कियां मोहितो को ही देख रही होती हैं, जो देखकर निको को काफी जेलसी फील होती है और वो बोलती है लगता है अब तो तुम स्कूल में काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुके हो। इस पर मोहितो कहता है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ अपने गोल से फर्क पड़ता है और मैं उसी पे ध्यान देता हूँ। जिसके बाद अगले दिन स्कूल में निको के पास एक लड़का आता है जो कि उसे कुछ बताना चाहता था और अगले सीन में निको ये सारी बातें अपनी दोस्तों को बता रही होती है। बातें सुनकर उसके दोस्ती बोलती है कि शायद वो तुम्हें प्रपोज करने वाला है, कन्फेस करने वाला है, लेकिन निको को ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था। पर तब उसकी दोस्तें उसकी काफी तारीफ करने लगती है और बताती है कि तुम काफी ज्यादा क्यूट हो। इसके बाद उसकी दोस्त उसको एक ट्री के बारे में बताती है जहाँ माना जाता है कि उस ट्री के नीचे बैठकर अगर दो लोग एक साथ खाना खाते हैं तो वो दोनों हमेशा ही साथ रहते हैं। ये सारी बातें निको सुनकर ब्लश करने लगती है और पर कैन भी ये बातें सुनकर उसे नोट कर रहा होता है। घर पर कैन निको से बोलता है कि इस फील्ड ट्रिप के दौरान तुम्हें उससे अपना कन्फेशन कर लेना चाहिए। ये सुनकर निको हैरान हो जाती है। फिर वो बोलती है कि शायद मोहितो मुझे पसंद नहीं करता या शायद वो मुझे अपनी छोटी बहन मानता है और शायद इसीलिए ही मुझे भी अपने विच बनने पर ध्यान देना चाहिए। तब कैन उस पर गुस्सा करके उसे डांटने लगता है। पर तब निको बताती है कि जब लास्ट टाइम मैंने मोहितो की आंखों में देखा था तब मुझे पता चल गया था कि वो मुझसे प्यार नहीं करता। वो बताती है कि उसकी आंखें काफी ज्यादा डार्क है, जिस पर कैन भी एग्री करता है और वो बताता है कि मैं जब भी उससे तुम्हारी बातें करता हूँ तो वो मुझसे कहता है कि वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मुझे उसे प्रोटेक्ट करना है। कैन बताता है कि मोहितो तुम्हें अपने वक्त की तरह समझता है और ऐसे ही तुम्हारे साथ काम करता है। इसके बाद अगले दिन सारे लोग ट्रिप पर होते हैं जहाँ पर निको मोहितो को सारी बात बताती है, लड़के वाली भी और लव ट्री के बारे में भी। जिस पर मोहितो कहता है तो ठीक है, मैं वहाँ तुम्हें प्रोटेक्ट करने चलूंगा, यानी गार्ड करने। और ये सुनकर निको और उदास हो जाती है। तब वो उससे बोलती है कि क्या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर कोई मेरा बॉयफ्रेंड बन जाए। इस पर मोहितो कहता है कि सच बताऊं तो मैं तुम्हारे लिए काफी ज्यादा खुश होऊंगा। तब ये सुन निको और भी उदास हो जाती है और आगे चली जाती है। तब हम देखते हैं कि उसके जाते ही मोहितो थोड़ा उदास हो जाता है। इसका ट्रिप के दौरान मोहितो की नजर एक बैग पर जाती है जो कि एक टारगेट बैग था। वो काफी ओल्ड वर्जन का था और मोहितो को भी वो काफी पसंद था। जिसके बाद वो उसके ऑनर से बात करने लगता है। इसके अगले सीन हम देखते हैं कि एक लड़की मोहितो के पास आती है। वो मोहितो से बात करना चाहती थी। इसके बाद हम निको को देखते हैं जो कि काफी उदास थी और मैं सोचती है कि मुझे उसको इसके लिए मना करना होगा। फिर वो लव ट्री को देख के हैरान हो जाती है क्योंकि उसके पास पहले से ही काफी ज्यादा लोग थे। वहाँ पर लड़के और लड़कियाँ साइन बोर्ड लेके खड़े थे अपने पार्टनर्स के लिए और तब हमें निको का भी साइन बोर्ड दिखाया जाता है जहाँ पर काफी सारे लड़के वेट कर रहे थे उसका। तब हमें पता चलता है कि कोई भी उसे प्रपोज करने नहीं आया है बल्कि सारे लड़के अपने ऊपर लव चार्म मैजिक का इस्तेमाल करवाने के लिए आए हैं निको से। निको सुनकर घबरा जाती है और मना करने लगती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन रूमर्स इतने ज्यादा फैल गए थे कि उसके लव चार्म मैजिक की मदद से और इस लव ट्री की मदद से हम किसी सेलिब्रिटी को भी अपने प्यार में गिरा सकते हैं। ये सुनकर तो निको एकदम घबरा जाती है और यहाँ से भाग जाती है। तभी उसके पीछे भाग रहे थे। तब निको अपने मैजिक से खुद को छोटा कर छुप जाती है और अपने उड़ने वाली झाड़ू पर बैठकर यहाँ से उड़ जाती है। पर तब वो किसी से टकरा कर उसकी पॉकेट में गिर जाती है जो कि मोहितो ही होता है। अब निको मोहितो की पॉकेट से देखती है कि उसके सामने एक लड़की है जो कि सीधा मोहितो को अपना लव कन्फेस कर देती है। लेकिन मोहितो कहता है कि मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। वो लड़की बताती है कि मैंने तुम्हें काफी बार स्टेशन पर लोगों की मदद करते हुए देखा है, लेकिन मोहितो सेम वही बोलता है कि मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। ये सुनकर निको काफी खुश हो रही होती है। तब वो लड़की और भी ज्यादा मोहितो को पसंद करने लगी थी और वो बोलती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। जिसमें मोहितो कहता है कि मेरे पास ऐसा कोई नहीं है। पर फिर वो आगे बोलता है मेरे पास एक ऐसी लड़की है जो मेरे लिए काफी ज्यादा प्रीशियस है। और तब निको को समझ में आता है कि वो उसी की बात कर रहा है। तब वो लड़की मोहितो से कहती है कि अपने पास्ट मेमोरीज को याद करो, जिस वजह से तुम्हें कुछ भी ऐसा याद है कि तुम उस लड़की से प्यार करते हो। तब निको भी ऐसा ही करने लगती है और वो याद करती है कि बचपन में जब वो सीढ़ी पर बैठकर रो रही थी क्योंकि उसके फादर अपनी पूरी फैमिली को छोड़कर जा रहे थे और एक रीजन और था कि निको अपने मैजिक पे कंट्रोल नहीं कर पाती थी, जिस वजह से उसने अपना पूरा घर ही ब्लास्ट कर लिया था।
था। वो बोलती है कि अब मुझे कोई पसंद नहीं करता, मेरे फादर भी मुझे छोड़कर जा रहे हैं। पर तब मोहितो उसे अपने गले लगा लेता है और बोलता है मत रो, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। और इसी मूवमेंट से वो मोहितो से काफी प्यार करने लगी थी। अब मोहितो भी जाते हुए बोलता है कि हाँ, एक ऐसा मूवमेंट है पर वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। अब निको को मोहितो की पॉकेट से निकलना था क्योंकि जल्दी मैजिक का इस्तेमाल खत्म होने वाला है, और वो जैसे ही पॉकेट से निकलती है वो वापस से बड़ी हो जाती है। उसे गिरता देखकर सबसे पहले मोहितो उसे पकड़ लेता है और पूछता है कि आखिर तुम यहाँ कर क्या रही हो। दूर से कैन भी उन दोनों की इस रोमांस को देख रहा था। तभी उसके पास एक अंकल आते हैं और बोलते हैं कि पेड़ से नीचे उतरो, आखिर तुम इस पेड़ के ऊपर कर क्या रहे हो। वो बताता है कि सारे लोग एक पेड़ के नीचे बैठकर खाना खा रहे हैं जिसे वो लव ट्रीज कह रहे हैं, और मुझे ये काफी बोरिंग लग रहा था। तब वो अंकल अपने मन में कहता है कि लगता है रूमर्स काफी सही फैल रहे हैं, और तभी यहाँ उनकी आंटी भी आ जाती है और जिससे पता चलता है कि इन दोनों ने ही वो नकली खबर फैलाई थी। और इसके बाद हमें रियल लव ट्री के बारे में बताया जाता है जिसे के नीचे बैठकर निको मोहितो ऑलरेडी बैठकर खाना ही खा रहे थे। अब कुछ दिनों बाद हम निको और कैन को घर पर देखते हैं जो कि यूट्यूब पर वीडियो बना रहे थे। तभी यहाँ पर मोहितो उन पर गुस्सा करते हुए आता है और बोलता है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो। वो उसे सब कुछ बताते हैं, जिस पर वो कहता है तो अच्छा तुम लोग यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हो। वो दोनों बोलते हैं हाँ, हमें ये काफी मजेदार लगता है और हम इससे काफी ज्यादा पैसे कमाएंगे और काफी ज्यादा फेमस भी हो जाएंगे। उन्हें तो ये काफी ईजी लग रहा था, जिस पर मोहितो उन पर गुस्सा करने लगता है और बोलता है कि क्या तुम्हें ये बहुत ईजी लगता है। पर वो दोनों उसकी घंटा सुन रहे थे, उन्हें तो ये अभी भी मजाक ही लग रहा था। इसके बाद वो उन दोनों के चैनल को चेक करता है, जिस पर वो देखता है कि ना तो इनके चैनल पे व्यूज आते हैं, ना ही ये लोग थंबनेल अच्छा बनाते हैं, और ना ही उनके सब्सक्राइबर्स थे। और यहाँ ये दोनों तो काफी खुश हो रहे थे, उन्हें लग रहा था कि उन्होंने काफी महान काम करा है। मोहितो उनकी वीडियो चेक करता है जहाँ कभी वो गेम खेल रहे थे कुछ बिना बोले, किसी वायरल गाने पे डांस कर रहे थे और कभी किसी प्रोडक्ट का रिव्यू कर रहे थे। सारी वीडियो ही काफी बेकार थी, जिस पर मोहितो उन पर गुस्सा करने लगता है। मोहितो उन्हें समझाता है कि ऐसी वीडियोस बनाना जो लोगों को पसंद आए काफी मुश्किल है। व्यूज गेन करना, सब्सक्राइबर्स गेन करना और ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, ये काफी ज्यादा मुश्किल होता है, और ये सच में काफी मुश्किल होता है भाई। वो उन दोनों को समझाता है कि तुम्हारी वीडियोस बिल्कुल बेकार हैं, तुम बस कुछ भी बनाकर उठाकर डाल दे रहे हो। इसके बाद उन दोनों से बोलता है कि इस काम में एक ही बंदा तुम्हारी मदद कर सकता है। और अगले दिन स्कूल में वो दोनों को मगामी नाम के एक बंदे से इंट्रोड्यूस कराता है। ये बंदा वही है जिसका बैग मोहितो को काफी पसंद आया था और दोनों ने बात करी थी, और तभी दोनों दोस्त भी बन गए थे। मगामी उन्हें बताता है कि तुम मेरी वीडियो देखोगे तब भी तुम समझ नहीं पाओगे कि ये मैंने बनाई है। उसका रिव्यू चैनल था जिस पर वो काफी अजीब अजीब चीजों का रिव्यू देता था। वो अपने बारे में भी काफी अजीब अजीब बातें बताने लगता है कि वो काफी वियर्ड है और काफी वियर्ड सी हरकतें भी कर रहा होता है, ये सब कुछ बताते हुए। और कैन को ये सुनकर काफी गुस्सा आ रहा होता है। धीरे धीरे उसके सबर का बांध टूटता है और वो बोलता है कि तुम्हें जो बात बतानी है तो वो बताओ ना, अपनी वीडियो के बारे में बताओ। इसके बाद हमें मगामी का चैनल दिखाया जाता है जिस पर ठीक ठाक सब्सक्राइबर थे और उसके चैनल का नाम था मगामी रेम्बो। अब वो एक वीडियो प्ले करते हैं जिसमें मगामी एक मूवी का रिव्यू दे रहा होता है, लेकिन रिव्यू देते वक्त बीच बीच में वो बातों के थ्रू कहीं और ही पहुंच जाता है। कभी अपने बारे में बताने लगता है, कभी अदर मूवीज के बारे में बताने लगता है, जिस पर कैन उस पर गुस्सा करते हुए बोलता है कि भाई तो एक ही टॉपिक पर क्यों नहीं रहता, बार बार ये कहाँ निकल जाता है। तभी मोहितो की नजर कोलैबोरेशन पर जाती है जहाँ उसने टी शर्ट के साथ कोलैब कर रखा था। अब वो बोलता है कि मगामी की वीडियोस तुम दोनों की वीडियो से तो अच्छी ही है। अब वो मगामी से बोलता है कि क्या तुम हमें टीच करोगे कि हमें वीडियोस को कैसे डालना चाहिए और कैसे करना चाहिए सब कुछ। मगामी थोड़ा शर्मा जाता है, फिर वो बताता है कि तुम लोग को हमेशा वीडियो के टाइटल अच्छा रखना चाहिए, थंबनेल अच्छा बनाना चाहिए, डिस्क्रिप्शन अच्छे से बनना चाहिए। जिस पर कैन बोलता है कि ये तो हमें पहले से ही पता है। जब मगामी कहता है कि यही सही तो इम्पोर्टेंट होता है। इसके बाद मगामी बताता है कि मैंने एक गेम का वीडियो भी बनाया था जिस पर मेरे काफी अच्छे व्यू भी आए थे क्योंकि मैंने वो काफी अच्छे से बनाई थी। मोहितो को यहाँ पर काफी कुछ समझ आ गया था और वो वीडियो बनाने के लिए बिल्कुल रेडी था। इसके बाद मगामी तीनों को कुछ चीजें देता है, जैसे निको को एक मांगा देता है, मोहितो को एक मूवी देता है और कैन को एक गेम देता है। और देते वक्त तो तीनों को एक ही बात बोलता है कि मुझे नहीं पता तुम्हें ये कैसा लगेगा, पर मुझे तो ये अच्छी ही लगी थी। के बाद निको को गेम पर रिएक्ट करना था, उसने खेला तो नहीं पर उसे रिएक्ट करना था, और इसमें कैन का कोई भी काम नहीं था। इसके बाद मोहितो एडिट करने बैठ जाता है जहाँ मगामी उसे टीच कर रहा होता है, और अब फाइनली वीडियो बनकर अपलोड भी हो जाता है। वीडियो प्ले करते हैं जिसके अंदर निको सिर्फ गेम का रिव्यू दे रही थी। गेम ज्यादा अच्छा नहीं था पर वो अच्छा खासा रिएक्शन दे रही थी, जिस वजह से थोड़े समय में ही उनकी वीडियो पर काफी अच्छे व्यू हो जाते हैं और वो दोनों काफी खुश हो जाते हैं। इसके लिए वो मोहितो को काफी शुक्रिया करते हैं, पर हम मोहितो की हालत देखते हैं जो कि काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। इतनी वीडियो को एडिट कर तो मेरा भी यही हाल होता है। तो मोहितो उन्हें काफी ज्ञान देने लगता है, और अगले दिन जब मोहितो वीडियो बनाने आता है तो वो देखता है कि वो दोनों बिल्कुल ही वीडियो नहीं बना रहे हैं। उनका मन काफी जल्दी भर चुका है यूट्यूब से। अगले दिन स्कूल में निको को एक शिजुका नाम की लड़की नोटबुक देने आती है। निको उसके बारे में सोचते हुए बोलती है कि वो कितनी प्यारी है और उसकी आवाज भी कितनी अच्छी है, पर फिर वो उसकी हैंड राइटिंग देखती है और समझ में आता है कि वो इतनी भी परफेक्ट नहीं है। इसका शिजुका मोहितो निको को अपनी प्रॉब्लम बताती है, जहाँ वो बताती है कि मुझे समझ तो सब कुछ आ जाता है अच्छे से, पर मैं उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पाती। वो बताती है कि उसकी ग्रैंडमा बचपन से उसे काफी सारी चीजें सिखा रही है, जैसे कि तलिस्मान पर लिखना, फ्लावर्स का ध्यान रखना और ट्रेडिशनल डांस करना, और साथ ही ग्रीन टी पीने वाला कोई ट्रेडिशन होगा इनमें वो भी कर सिखाती है। पर शिजुका इन सब में ही अच्छी नहीं है। तब निको बोलती है कि आखिर तुम चाहती क्या हो, जिस पर शिजुका बोलती है कि तुम मेरी मदद कर दो, मैं तुम्हें इसके लिए पैसे भी दूंगी, शायद ये काफी अमीर है। अब वो बताती है कि उसकी ग्रैंड माँ
चाय समारोह के समय उसका टेस्ट लेने वाली है। शिजुका बताती है कि अगर उसमें फेल हो जाएगी तो उसके साथ बहुत गलत हो सकता है। निको सोचती है कि उसके पास ऐसा तो कोई स्पेल नहीं जिससे वो परफेक्ट हो जाए, लेकिन इसके बाद वो मोहितो और शिजुका के हाथ पर एक स्पेल कास्ट कर देती है, जिससे मोहितो अपने हाथों के द्वारा ही शिजुका के हाथों को कंट्रोल करने लग गया था। और अब चाय सेरेमनी के दौरान से मोहितो को काम करना है और शिजुका के हाथ उसे ऑटोमेटिक करने लगेंगे। अब मोहितो फंसी चुका था तो उसे चाय सेरेमनी के बारे में काफी कुछ पढ़ना पड़ता है और फाइनली सेरेमनी वाला दिन भी आ जाता है जिस दिन टेस्ट है। यहाँ मगामी भी आया था। कैन पूछता है कि आखिर ये क्या कर रहा है। तभी मगामी गोगल्स निकालता है और बताता है कि इस पर कैमरा लगा हुआ है जिससे हम लैपटॉप में ये देख पाएंगे कि शिजुका क्या कर रही है। तभी यहाँ शिजुका भी आ जाती है और बताती है कि टेस्ट आज ही है। वैसे तो टेस्ट कल होने वाला था लेकिन मेरी ग्रैंडमा आज ही आ चुकी है। सारे लोग इससे काफी ज्यादा डर जाते हैं। इसका टेस्ट में उसकी ग्रैंडमा शिजुका से काफी कुछ पूछ रही थी लेकिन मोहितो इसका जवाब नहीं दे रहा था। निको बोलती है कि आखिर तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे, जिस पर बोलता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो। और यहाँ शिजुका भी अपनी ग्रैंडमा से बोल देती है कि अपना मुंह बंद रखो। शिजुका से ज्यादा यह मोहितो घबरा रहा था। इसके बाद दोबारा ग्रैंडमा उसे काफी सारे क्वेश्चन करती है जिसका आंसर यस ग्रैंडमा कहकर शिजुका से दिलवा रहा था। इसके बाद टेस्ट स्टार्ट होता है जिसमें सबसे पहले उन्हें डोर ओपन करना होता है और मोहितो समझा रहा होता है कि आखिर इसे कैसे करना है। गेट को धीरे धीरे खोलना होता है लेकिन यहाँ पर शिजुका का हाथ गेट में सही से अटक ही नहीं पा रहा था और बार बार खटखट की आवाज आ रही थी जिससे ग्रैंडमा थोड़ी हैरान हो जाती है। जिसके बाद शिजुका काफी जोर से गेट खोल देती है और वो मन में सोच रही थी कि मोहितो तुम ऐसा कर सकते हो, मुझे तुम पर भरोसा है। इसका सेकंड रस्म थी कि उन्हें गेट से अंदर आना है बिल्कुल धीरे धीरे, लेकिन यहाँ पर मोहितो की वजह से शिजुका अपने हाथों पर मेढक की तरह कूद कूद कर अंदर आ जाती है जो देखकर ग्रैंडमा हैरान हो जाती है और सारे लोग भी देखकर हैरान होते कि आखिर ये कर क्या रहा है मोहितो। पर इसमें मोहितो की भी कोई गलती नहीं थी क्योंकि वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसकी वजह से शिजुका खुद ही हवा में उड़ जा रही है। अगली सेरेमनी में उन्हें कैंडी को खाना था एक अच्छी तरीके से। यहाँ पर कैन मोहितो के सामने एक बिस्कुट रख देता है और वो खाता है लेकिन कैंडी खाते ही शिजुका उसे उगल देती है क्योंकि यहाँ पर मोहितो बिस्कुट को काफी फास्टली खा रहा था लेकिन शिजुका इतना तेज अपना मुंह नहीं चला पा रही थी और इसीलिए उसने कैंडी को बाहर उगल दिया। ऐसा देखकर ग्रैंडमा काफी ज्यादा डर चुकी थी और यहाँ पर कैन और बाकी सब बोलने लगते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। मोहितो के सबर का बांध टूट जाता है और वो चिल्लाकर बोलता है अपना मुंह बंद करो और यहाँ पर शिजुका काफी डरावना फेस बना लेती है जिससे उसकी ग्रैंडमा अगेन डर जाती है। इसके बाद फाइनल सेरेमनी आती है जिसमें उन्हें ग्रीन टी को पीना था। बाउल में 2 बार ग्रीन टी को शेक कर पीना था और इस वक्त ग्रीन टी पीते ही शिजुका के मुंह पर वो ग्रीन टी लग जाती है और ये सब देखकर उसकी ग्रैंडमा से काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती है और बोलती है कि इस टेस्ट में तुम फेल हो चुकी हो शिजुका। तभी यहाँ पर एक मधुमक्खी आ जाती है जो कि उसकी ग्रैंडमा के ही पीछे पड़ चुकी थी। वे दूसरी तरफ मोहितो एक लकड़ी उठाता है और यहाँ शिजुका भी एक लकड़ी उठा लेती है और मोहितो के एक्ट करते ही शिजुका उस मधुमक्खी को एक ही बार में पकड़ लेती है जिससे उसकी ग्रैंडमा उससे काफी इम्प्रेस हो जाती है। इसके बाद स्कूल में शिजुका बताती है उस टेस्ट में तो वो फेल हो चुकी है लेकिन उसकी ग्रैंडमा ने उसको एक और चांस दिया है और इस बार वो काफी मेहनत कर इस टेस्ट में पास हो ही जाएगी। अगले सीन में हम देख लेते हैं कि कैन काफी ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहा होता है लेकिन मोहितो उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनता। वो उससे उसका रेंट मांगता है लेकिन कैन के पास तो पैसे होते ही नहीं है। तब मोहितो कहता है कि तुम यहाँ ऐसे नहीं रह सकते हो। जिसके बाद वो उसे एक पोस्टर दिखाता है जो कि एक पार्ट टाइम जॉब के लिए था जिसमें उसे हीरो का रोल करना था। कैन पहले तो इसके लिए नौटंकी करता है और इसके बाद हम देखते हैं कि कैन डायरेक्टर के सामने अपनी परफॉर्मेंस को शो करता है जो कि डायरेक्टर को काफी पसंद आती है और ऑडिशन में वो उसे सेलेक्ट कर लेता है। अब कैन को यहाँ पर करने तो कुछ स्टंट वाले काम थे लेकिन डायरेक्टर उसे बताता है कि हमारा हीरो किसी प्रॉब्लम के कारण नहीं आ सकता तो कैन तुम्हें ही हीरो बनना होगा। कैन को ये बिलीव नहीं होता कि वो मेन कैरेक्टर बनने वाला है। जिसके बाद हम उसे हीरो वाली ड्रेस में देखते हैं। कैन एक टीवी शो ऑटोमैन के मेन कैरेक्टर को परफॉर्म कर रहा था जो कि बच्चों को काफी ज्यादा पसंद है। अब डायरेक्टर सबको कमांड देता है कि हमारे पास बहुत कम समय है और इसके बाद वो कैन को भी उसका वक्त समझा देता है। अब शो शुरू होता है और हमें ऑटोमैन के बिना कॉस्ट्यूम वाले वर्जन को दिखाया जाता है जिसका नाम योचिरो था। वो रोज सुबह 7 बजे उठता था और तभी उसके पास एक लेडी आती है लेकिन उससे बात नहीं करती और असल में वो उसकी वाइफ ही होती है। इसके बाद दोनों ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। तभी कैन बीच शो में आकर पूछता है कि भाई आखिर तुम लोग ये क्या कर रहे हो। फिर डायरेक्टर उसे आके बोलता है कि तुम बीच में इंटरप्ट क्यों कर रहे हो। कैन बोलता है कि ये कैसा शो है जहाँ पति पत्नी आपस में बात ही नहीं कर रहे लेकिन डायरेक्टर उसे डांट देता है। इसके बाद हम दोबारा मोइशिरो को देखते हैं जो कि ट्रेन का इंतजार करता है पर उसे सीट नहीं मिलती। योचिरो की लाइफ इतनी भी बोर नहीं थी क्योंकि उसके ऑफिस में उसकी फीमेल बेस्ट फ्रेंड भी थी। वो दोनों आपस में बात करते हैं जहाँ उसकी बेस्ट फ्रेंड बोलती है कि हम दोनों ने काफी कम समय साथ में बिताया है लेकिन फिर भी मैं बस तुम्हें ही पसंद करती हूँ। हाँ मुझे पता है कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। और कैन ने सोचा था कि आखिर कितना बोरिंग शो है। तब योचिरो शो में बोलता है कि मुझे नहीं पता है कि इसका आंसर कैसे देना है और तब वो लड़की बोलती है कि मैं बताती हूँ तुम्हें आंसर कैसे देना है और लिटरली वो तब वहाँ पर एक मॉन्स्टर में बदल जाती है। और अब बारी थी एक्शन की। कैन बोलता है तो वो लड़की एक एलियन थी। कैन को एक्शन में बुलाया जाता है और कैन सीधा ही फाइनल बॉस को मारने चला जाता है। डायरेक्टर उसे रोक देता है और बोलता है कि पहले तुझे इसके चेले चपाटों को मारना होगा। जिसके बाद वो फाइनल बॉस के पहले चेले चपाटों को पेल देता है। डायरेक्टर भी सोचता है कि ये नया बंदा तो काफी कमाल का है। अब सारा एक्शन ड्रामा खत्म होने के बाद योचिरो अपने ऑफिस का काम खत्म
खत्म कर घर पर जाता है, जहाँ उसकी वाइफ ने पूरे टेबल को सजा रखा होता है और वो बोलती है कि आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है, तुम ये बात भूल गए थे ना। जिस पर यूचिरो माफी मांगने लगता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ऑटो मैन पर उसकी वाइफ काफी ज्यादा अत्याचार कर रही है और बीच में कैन आकर बोलता है कि आखिर ये क्या ड्रामा चल रहा है। तो डायरेक्टर से बोलता है कि ये सारी चीजें बच्चों को काफी पसंद आती है और तुम इसे ध्यान से देख लो, स्टेज पर ये गलती तुमसे नहीं होनी चाहिए। इसके बाद फाइनली परफॉर्मेंस वाला डे आता है। कैन वहाँ से जा रहा होता है, तभी वो एक बंदे को देखता है जो कि वही मॉन्स्टर था। कैन उससे पूछता है कि क्या दिक्कत है, तो वो बंदा बताता है कि असल में मैं ही ऑटो मैन का रोल करने वाला था, लेकिन मेरे पैर में इंजरी आ गई, जिस वजह से मुझे ये मॉन्स्टर वाला रोल करना पड़ रहा है। मेरा बेटा काफी एक्साइटेड था मुझे हीरो के रोल में देखने के लिए, और तब कैन को बुरा लगने लगता है क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं उसकी वजह से ही हुआ है। कैन उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा बेटा आया है, जिस पर बताता है कि हाँ वो देखने आया है, तुम प्लीज अपना रोल अच्छे से करना। कैन सोचता है कि बचपन में जब हमारे पेरेंट्स प्रॉमिस तोड़ते थे तो बहुत बुरा लगता था मुझे भी, और अब कैन काफी एक्शन से बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें ही ऑटो मैन का रोल करना चाहिए। और पीछे से मोहितो भी ये सारी बातें सुन रहा था। अब स्टेज पे परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर डायरेक्टर पहचान जाता है कि मॉन्स्टर का रोल कैन ही कर रहा है, या मोहितो निको को बता देता है कि मॉन्स्टर का रोल कैन कर रहा है। कैन स्टेज पर ही उस बंदे का मनोबल बढ़ा रहा होता है, ये बोलकर कि तुम्हें वर्ल्ड का बेस्ट डैड बनना है। और वो बंदा कैन को एक नॉर्मल किक करता है, जिस पर कैन ऐसे रिएक्ट करता है कि जैसे उसे वो किक काफी जोर से लगी हो। ये देखकर डायरेक्टर और बच्चे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, पर वो किक तो बस एक नॉर्मल किक थी। इसके बाद कैन डरने की एक्टिंग करने लगता है और ऑटो मैन से एक पंच भी खाता है, और इसके बाद वही फनी सीन भी दिखाया जाता है। ये सब देखकर सारे बच्चे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। सब खत्म होने के बाद डायरेक्टर दोनों को ही सुनाने लगता है और वो यहाँ कैन को एक भी रुपए नहीं देता। तो कैन मोहितो से माफी मांगने लगता है कि इस महीने तो मैं रेंट नहीं पे कर पाऊंगा, लेकिन मोहितो उसकी काफी ज्यादा तारीफ करता है कि तुमने उस बच्चे और उसके डैड के लिए इतना कुछ किया, तो मैं इस महीने के लिए तुम्हारा रेंट माफ करता हूँ, लेकिन अगले महीने मैं 2 महीने का रेंट लूंगा एक साथ। जिस पर कैन मान जाता है। यहाँ हम उस बच्चे को भी देखते हैं जो कि अपने फादर के साथ काफी क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा था। इसके बाद हमें सीधा 1 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कैन को मोहितो टॉर्चर कर रहा होता है क्योंकि शायद इस महीने भी उसने पेमेंट नहीं भरी करना। इसके बाद कैन एक साइड जॉब कर रहा होता है, जहाँ उसे छोटे छोटे नटों को कलेक्ट कर एक पैकेट में भरना था, लेकिन ये काम उसके लिए काफी मुश्किल हो चुका था। उसे लगता है कि उसका तो दिमाग ही खराब हो जाएगा, पर फिर वो याद करता है कि उसे दोबारा मोहितो के द्वारा टॉर्चर तो नहीं होना है। अब वो ये सारी प्रॉब्लम निको को बताता है, जिस पर निको से कहती है तो ठीक है, अब मैं तुम्हारी स्पीड को 10 टाइम बढ़ा दूंगी। कैन काफी खुश होकर बोलता है कि हाँ तुम ऐसा कर दो प्लीज। पीछे से मोहितो सोचा होता है कि ये किसी बूढ़े की तरह कोई ऐसा उपकरण खरीदा है जिसके बारे में इसे कुछ मालूम नहीं है। निको इस स्पेल के उसे 3 रूल बताती है। पहला, इसका असर 3 दिन तक रहेगा। दूसरा, कि उसे किसी भी बंदे पर अटैक नहीं करना है वरना काफी दिक्कत हो सकती है। और तीसरा, मेंटली या डिप्रेशन के ऊपर था, वो भी 10 गुना बढ़ जाएगा। लास्ट रूल सुनकर वो थोड़ा डर तो जाता है, लेकिन फिर वो बोलता है कि तुम इसे कर दो, मैं बिल्कुल भी डिप्रेस नहीं होऊंगा। निको उसके ऊपर स्पेल कास्ट कर देती है। स्टार्टिंग में तो उन्हें लगता है कि ये काम नहीं करा, लेकिन जैसे ही कैन बोलता है तो 10 गुना कुछ ज्यादा ही स्पीड में बोल रहा था। किसी को कुछ समझ नहीं आता, निको और मोहितो डर जाते हैं। तब कैन एक पेपर पे लिखकर दिखाता है, जिस पर लिखा रहता है कि आखिर तुम लोग क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मोहितो बताता है कि उसकी स्पीड 10 गुना बढ़ चुकी है, इसीलिए हम जो उसके लिए बोल रहे हैं वो काफी ज्यादा स्लो है, यानी 0.1 जितना। और जब भी ये बोल रहे थे तो कैन को लग रहा था कि ये किसी गोस्ट की तरह रिएक्ट कर रहे हैं, जिससे वो डर जा रहा था। अब कैन को याद आता है कि इसका असर 3 दिन तक रहने वाला है, तो वो बेचारा यहाँ से चुपचाप चला जाता है, ये सोचकर कि यहाँ मेरा टाइम ही वेस्ट होगा। इसके बाद वो वापस से पैकेजिंग का काम चालू कर देता है, लेकिन अभी भी कैन के लिए तो एक नॉर्मल ही था, और दोबारा से उसे एक पेज नीचे गिर जाता है और वो सोचता है कि आखिर ये क्या हो रहा है और अब मैं इसे 3 दिन तक कैसे झेलूंगा। और तभी उसे रियलाइज होता है कि लोगों का 3 दिन इसके लिए 30 दिन के बराबर होगा। ये सोचकर तो बेचारा काफी ज्यादा डर जाता है। कैन सोच लेता है कि 3 दिन तक तो मैं ऐसे नहीं रह सकता, और इसीलिए वो वापस से निको को जाकर सब कुछ बताने लगता है, लेकिन उसकी बातें निको और मोहितो बिल्कुल भी समझ ही नहीं पा रहे थे। तब मोहितो और कैन पेपर पे लिखकर उसे बोलते हैं कि तुम थोड़ा धीरे बोलो, और जब बेचारा धीरे बोलता है तो काफी वियर्ड सा फेस बना लेता है। निको उससे माफी मांगने लगती है कि सब मेरी गलती है, लेकिन फिर भी अभी भी हमें तुम्हारी भाषा समझ में नहीं आ रही है। कैन पूरी तरह से टूट चुका था। अब वो अपना खाना लाता है, खाता है और चुपचाप चला जाता है। वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं कि आखिर उन दोनों को क्या करना चाहिए, ऐसे तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तभी वहाँ पर कैन दोबारा आता है और अपने लिए दोबारा खाना लेकर खाने लगता है। और अभी बस 30 मिनट ही बीते थे, तभी निको उससे दोबारा माफी मांगने जाती है और बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, ये सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ है। लेकिन कैन उसे बोलता है कि तुम पीछे हट जाओ, पर ये बात किसी को समझ में ही नहीं आती। के बाद मोहितो बोलता है कि वो उसी तरह से जीता रहा और उसने बहुत सारा खाना खाया, हमें दिखाया भी जाता है। वो जब बात करने की कोशिश करता तो किसी को समझ में नहीं आता, और जब मोहितो उसके कमरे में गया तो वो काफी वियर्ड तरीके से नीचे पड़ा हुआ था। आगे मोहितो बताता है कि कैन एक ही दिन में काफी ज्यादा नहाता था, क्योंकि उसके लिए दिन काफी जल्दी जल्दी बीत रहे थे। वही 3 दिन 30 दिन के बराबर उसने काफी सारे कच्चे तो गीले ही कर दिए थे, और मोहितो उसके लिए नए नए कच्चे खरीद के ला रहा था।
भाई ये कितना फनी है। जरा कैन मोहितो का हाथ पकड़ता है और सिर्फ 3 सेकंड के लिए रोता है, पर उसके लिए तो 30 मिनट जितना था। अब इनके घर पे मेगामी आता है जो कि कैन को इतनी स्पीड में जाता देखकर डर जाता है। तब निको उसे सारी प्रॉब्लम बताती है। तब मेगामी उनको एक ऐप के बारे में बताता है जिसमें वो उसकी वॉइस को रिकॉर्ड कर धीमे कर सुन सकते हैं और उन्हें सब कुछ समझ में भी आएगा। निको तो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है इस बात से कि फाइनली वो अब कैन की बात को सुन पाएंगे। 2 दिन बीत चुके हैं लेकिन उसके लिए तो 20 दिन बीत चुके होंगे। तभी यह कैन आता है। वो पहले बोलने की कोशिश करता है और फिर वो बोलता है दोस्त तो आखिर तुम कैसे हो। और ये सुनकर तीनों एकदम हैरान हो जाते हैं। कैन बताता है कि फाइनली मैं ये बोल पाया, मैंने इसके लिए काफी प्रैक्टिस करी है। और इसके बाद फाइनली उन्होंने कुछ समय तक कैन के साथ टाइम स्पेंड किया। अभी भी थोड़ी दिक्कतें थी पर जो भी था सब चल रहा था। अब अगले दिन कैन पूरी तरह से ठीक हो जाता है जो देखकर मोहितो और निको तो उसके पास कूद ही पड़ते हैं। लेकिन अब यहाँ की दिक्कत थी कि कैन को स्पीड के कारण धीरे बोलने की आदत हो गई थी और अब वो कुछ ज्यादा ही धीरे बोल रहा था। अब अगले दिन कागा निको के पास आती है और उसे बताती है कि उसने गलती से एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर को खराब कर दिया है। और वो बोलती है कि प्लीज तुम अपने मैजिक से इसको फिक्स कर दो, जिसके बदले वो उसे अपनी फेवरेट ड्रेस देने को भी तैयार थी। लेकिन निको बोलती है कि इसको ठीक करने के लिए मुझे काफी सारे मिक्स स्पेल का यूज करना पड़ेगा और एक तरह से ये काफी मुश्किल है। ये सुनकर कागा काफी ज्यादा उदास हो जाती है। तभी मोहितो से पूछता है कि आखिर इस पेपर में इतना इम्पोर्टेंट था क्या। तब कागा बताती है कि ये लेटर मेरी मॉम का है जो कि मर चुकी है। और फिर वो बताती है कि घर पे उसके डैड लेटर पढ़ रहे थे और जब कागा ने पूछा कि ये लेटर मॉम का है और मुझे पढ़ना है तो उसके फादर ने इस लेटर को सीधा नष्ट ही कर डाला और उसे पढ़ने नहीं दिया, जिस पर इसे काफी ज्यादा गुस्सा आया। और अब मोहितो बोलता है तो यानी तुम्हें ये जानना है कि उस लेटर में इतना इम्पोर्टेंट था क्या। ये सुनकर निको बोलती है कि मैं कैसे भी तुम्हारी मदद करके रहूंगी, जिस पर कागा बोलती है लेकिन तुमने तो कहा था ये एकदम इम्पॉसिबल है। तो अब निको फटे हुए पेपर्स को जोड़ने लगती है लेटर्स की फॉर्म में, जिसपे कागा बोलती है कि ये काफी मुश्किल है, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो। निको बोलती है कि मैं किसी न किसी तरह तुम्हारी मदद करना ही चाहती हूँ। ये देखकर मोहितो भी उसकी मदद करने लगता है। साथ ही मोहितो बताता है कि बचपन में एक बार मैंने एक कासिल को बस तिल्लियों की मदद से बनाया था, तो ये मेरे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। और अब निको कहती है कि मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, जो सुनकर कागा उसके गले ही लग जाती है और अब वो भी उनकी मदद करने लगती है। अब तीनों पेपर अलग करते हुए काफी सारी बातचीत भी करते हैं, जिस बातचीत में कागा बताती है कि जो मेरे डैड है वो मेरे रियल डैड नहीं है। और ये बात कागा को तब पता चली थी जब वो 7 साल की उम्र में अपने रिलेटिव्स के घर गई थी। कागा बोलती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो हमेशा ही मेरी खुशी के बारे में सोचते हैं। और अब फाइनली काफी देर मेहनत करने के बाद वो सारे पेपर्स को कलेक्ट कर ही लेते हैं, जिसके बाद रिको अपने मैजिक से उसे पूरा लेटर बना देती है। कागा लेटर पढ़ती है जिसमें उसकी मॉम लिखती है कि मुझे माफ करना, मेरी बीमारी के कारण मुझे नहीं पता कि मैं कब मर जाऊंगी। मैं इस लेटर में सिर्फ वही चीजें लिखूंगी जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। और जब कागा लेटर आगे पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि जो उसकी मॉम है वो उसकी रियल मॉम नहीं थी। असल में उसके डैड और उसकी मॉम की जब शादी होने वाली थी तभी उसकी मॉम मर चुकी थी और जो कागा के डैड है वही उसके रियल डैड है। कागा इससे हैरानी थी कि तभी यहाँ उसके फादर भी आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें लेटर नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन मोहितो से समझाता है कि ये लेटर उसकी मॉम ने उसके लिए लिखा है और उसका भी अधिकार बनता है सारा सच जानने का। कागे के फादर समझ जाते हैं और उसे लेटर पढ़ने की परमिशन दे देते हैं। अब कागा के फादर बताने लगते हैं कि तुम्हारी रियल मॉम तो बहुत पहले ही मर चुकी थी। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें तुम्हारी सेकंड मॉम के बारे में पता चले। मुझे इससे लगा कि तुम लोगों का रिलेशन खराब हो जाएगा। तब कागा रोने लग जाती है और बोलती है आपको मुझे इसके बारे में बताना चाहिए था, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मेरी माँ ही थी आखिर में। ये सुनकर उसके फादर इमोशनल हो जाते हैं और रोते हुए बोलते हैं मुझे तुम्हें पहले बता देना चाहिए था। तब निको कागा का लेटर उठाकर बोलती है कि तुम्हें आगे पढ़ना चाहिए, इसमें और भी कुछ लिखा है। और अब कागा लेटर पढ़ने लगती है जिसमें लिखा था कि ये बात मैं तुम्हें तुम्हारे यंगर होने में बताना चाहती थी और चाहती थी कि मैं तुम्हें खुद खड़े होकर बताऊं। मुझे आज भी याद है जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी, तुम अपने फादर के साथ आई थी और तुम मुझे एक छोटा सा बग दिखाकर काफी खुश हो रही थी, जो देखकर मुझे तुम बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। उस मोमेंट में मैंने डिसाइड कर लिया था कि तुम ही मेरी बेटी बनोगी और इसके अलावा मेरा कोई बच्चा नहीं होगा। और ऐसे मेरी लाइफ एक ड्रीम लाइफ बन गई। मैं अपनी इस फैमिली से काफी ज्यादा खुश थी। मेरी बेटी बनने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। लेटर पढ़ते हुए कागा काफी इमोशनल होकर रोने लग जाती है। मॉम आगे लिखते हैं कि तुम चिंता मत करना, मैं हेवन से हमेशा ही तुम्हें देखती रहूंगी। जिसके बाद कागा और उसके फादर दोनों ही काफी इमोशनल होकर रोने लग जाते हैं। अब मोहितो निको घर जा रहे होते हैं, जहाँ मोहितो काफी खुश होता है, लेकिन निको खुश होने के साथ काफी इमोशनल भी थी अपनी फ्रेंड को रोता देखकर। और क्योंकि उसने अपने सच्चे दिल से किसी की मदद करी तो उसकी स्टिक भी ग्लो करने लगती है। अगले दिन स्कूल में निको एक पोस्टर लगा देती है जिसमें वो लिखती है कि जिसको भी मदद चाहिए हो तो वो निको के पास आ सकता है। तभी कैन आकर निको को बताता है कि एक बंदे को तुम्हारी मदद चाहिए और अब वो उस बंदे से मिलने जाते हैं जिसका नाम की जून होता है। सभी उसको देख के हैरान होते हैं क्योंकि वो काफी डिफरेंट दिख रहा होता है। वो बंदा काफी अजीब अजीब बातें कहने लगता है, जैसे कि उसे गाना पसंद है। तब मोहितो बोलता है कि भाई तुझे जो काम है तू वो बता, लेकिन वो बंदा फिर से वही अपनी अजीब अजीब बातें चालू कर देता है और अब वो अपनी बात बताता है कि मैं सबसे अच्छे से बात कर लेता हूँ, बस एक लड़की को छोड़कर जिसे मैं काफी पसंद करता हूँ। सब समझ जाते हैं कि ये प्यार का मामला है, जिस पर कुन और मोहितो से सजेस्ट करने लगते हैं कि भाई तुझे उस लड़की को बताना चाहिए कि तू कैसा फील करता है उसके बारे में। अब वो अपनी जेब से 2
मूवी की टिकट निकाल कर बोलता है कि मैं आज उस लड़की से मूवी के लिए पूछने वाला हूँ। सब इससे हैरान होते हैं कि ये तो सीधा डेट के लिए पूछने वाला है। और वो बंदा निको से बोलता है कि क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो, तुम मेरे ऊपर एक ऐसा मैजिक यूज करो जिससे मैं उससे अच्छे से बात कर पाऊँ। निको बोलती है कि मैजिक तो मैं यूज कर दूंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम ये अपनी खुद की सच्ची फीलिंग से करो। जिसमें जून भी काफी खुश होता है और निको की बात को मान जाता है। मोहित तो बोलता है कि मुझे तुम पे भरोसा है जून, और तब यहाँ वो लड़की भी आ जाती है। चारों ही छुप जाते हैं और बात कहने लगते हैं कि जून ये कर लेगा, वो अपनी फीलिंग्स उस लड़की को बता देगा। और अब हम उस लड़की को देखते हैं जो कि देखने में जून की तरह ही लग रही थी और उसी की तरह वियर्ड बातें भी कर रही थी। दोनों ही आपस में थोड़ी देर बातें करते हैं, थोड़ी वियर्ड बातें करते हैं असल में। जिसके बाद जून लड़की को सबसे मिलाता है और बताता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड बन चुकी है। भाई इस बंदे ने लिटरली 2 मिनट में गर्लफ्रेंड बना ली, सिर्फ बातचीत करके। पता नहीं क्या ही बात करी इसने। सभी लोग काफी हैरान भी होते हैं, लेकिन जून के लिए काफी खुश भी होते हैं। और तब जून बोलता है कि आज से तुम मेरे नए दोस्त हो, और वो मूवी की टिकटें वो उन्हें ही दे देता है। अब कैन तो मूवी देखना पसंद नहीं करता और मेगामी ने वो मूवी पहले ही देख रखी थी। तो मोहित तो निको से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ मूवी देखना चाहोगी, जिस पर निको काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और हम सब जानते हैं कि वो तो पहले से ही मोहितो की दीवानी है और उसे लगता है कि ये तो एक डेट है। अब मोहितो छोड़कर तीनों ही एक कमरे में बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर निको बोलती है कि आखिर मैं उससे डेट के लिए कैसे पूछूं। तब मेगामी कहता है कि मुझे तो लगता है वो कॉमेडी शो देख रहा होगा, और सच में वो कॉमेडी शो देखकर हंस भी रहा होता है, यानी मोहितो। तीनों काफी देर तक बातें करते हैं, जिसके बाद वो दोनों उसके कमरे से निकल जाते हैं। और तभी मोहितो ने देख लेता है और पूछता है कि आखिर तुम उसके कमरे में कर क्या रहे थे। वो दोनों ही बोलते हैं नहीं कुछ नहीं, क्योंकि उसे कुछ बताना नहीं चाहते थे। अब हम निको को देखते हैं जो कि अपने कमरे में एक स्पेल ढूंढ रही होती है, और अगली सुबह वो मोहितो को उस स्पेल के बारे में बताती है और उससे पूछती है कि क्या ये मैं तुम पर यूज कर लूं, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो बिना पूछे उस पर ये यूज करे। मोहितो बोलता है कि तुम इसे यूज कर सकती हो अगर तुम्हें मेरे एक्सप्रेशन पढ़ने में काफी दिक्कतें आती हैं, और अगर इस स्पेल से मेरा रिलेशन बाकी के साथ अच्छा हो सकता है तो तुम इसे यूज कर सकती हो। और तभी निको वो मैजिक उस पर यूज कर देती है। तभी मोहितो के सर पर एक छोटा मोहितो आ जाता है, और अब मोहितो को लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं, और छोटा वाला मोहितो काफी कंफ्यूज होता है, जिससे निको समझ में आ जाता है कि अभी मोहितो कंफ्यूज है। अब मोहितो बोलता है कि चलो ये सब छोड़ो, चलो हमें मूवी के लिए भी तो जाना है। और ऊपर वाला मोहितो काफी एक्साइटेड होता है। अब मोहितो तो रेडी हो चुका था, तब यहाँ पर निको भी युकाता पहनकर आ जाती है और उसके पूछने पर बताती है कि हम तो समर फेस्टिवल में जा रहे हैं, तो मुझे ये पहनना ही था। बड़ा वाला मोहितो तो कोई एक्सप्रेशन नहीं दिखाता, लेकिन छोटा वाला मोहितो उसकी सच्ची चीजें दिखाता है, यानी वो काफी एक्साइटेड होता है और लिटरली सीटियां मार रहा होता है। अब वो लोग फाइनली मूवी देखने पहुंच जाते हैं, जहाँ पर मोहितो निको को मूवी का कॉन्सेप्ट बता रहा होता है, लेकिन निको यहाँ पर मूवी कम छोटे वाले मोहितो को ज्यादा देख रही होती है, क्योंकि जब भी हॉरर सीन आ रहा था तो वो डर जा रहा था, रोमांटिक सीन पर इमोशनल हो जा रहा था, और हंसने वाले सीन पर काफी जोरों से हंस रहा था, जो कि रियल वाले मोहितो की इनर फीलिंग है। अब मूवी खत्म होती है और दोनों बाहर आते हैं। निको पूछते हैं कि मूवी कैसी थी, जिसमें मोहितो तो बोलता है कि हाँ ठीक ही ठाक थी, लेकिन छोटे वाले मोहितो को देखकर पता चल रहा था कि मूवी तो उसको काफी ज्यादा पसंद आई है, बस वो बोल नहीं रहा है। वो थोड़ी बातें करते हैं, तभी यहाँ पर एक बच्चा गिर जाता है, उसके सारे पॉपकॉर्न गिरने वाले होते हैं, लेकिन मोहितो सारे पॉपकॉर्न को बकेट में कैच कर लेता है। निको मोहितो के बारे में सोचती है कि ये कितना अच्छा है, सबके बारे में हमेशा अच्छा ही सोचता है। अब वो लोग समर फेस्टिवल में भी जाते हैं और इसके बाद वो लोग फायरवर्क्स भी देखते हैं और काफी खुश होते हैं। फायरवर्क्स के दौरान मोहितो पूछता है कि अभी मेरे एक्सप्रेशन कैसे हैं। इस पर निको बताती है कि वो काफी ज्यादा खुश है। मोहितो से माफी मांगता है कि मैं एक्सप्रेस करने में ज्यादा अच्छा नहीं हूँ, लेकिन निको बोलती है कि इसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मोहितो बताता है कि लड़ाई के दौरान अगर तुम्हारा एनिमी तुम्हारा एक्सप्रेशन पढ़ ले तो तुम हार सकती हो, और सिर्फ यही वजह है कि मेरे चेहरे पर ज्यादा एक्सप्रेशन नहीं आते। और थोड़ी देर बाद वह स्पेल खत्म हो जाता है। निको बोलती है कि मैं बस खुश हूँ और मैं हमेशा ये जानना चाहती हूँ कि तुम कैसा फील करती हो, बस यही बात है, और मुझे पता है कि तुम काफी अच्छी हो और दयालु हो। मोहितो ये बताता है कि आज मुझे काफी ज्यादा मजा आया। मोहितो बचपन का बताता है जहाँ उसके पास कोई भी दोस्त नहीं थे, लेकिन तब निको आई और अब उसके पास काफी सारे दोस्त हैं। उसकी डेली लाइफ अब काफी ज्यादा अच्छी हो चुकी है। ये सुनकर निको मोहितो के लिए काफी ज्यादा खुश और इमोशनल हो जाती है। तब कैन उन्हें अपनी फोटो भेजता है, जो कि समर फेस्टिवल में काफी मजे कर रहा होता है। निको बोलती है कि हमें भी उनके पास जाना चाहिए, लेकिन मोहितो बोलता है कि नहीं, मुझे बस तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है। और ये सुनकर तो निको काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अगले सीन में निको एक लड़की को अपने साथ झाड़ पर बैठाकर आसमान से कुछ पिक्चर्स क्लिक करवा रही थी। वो लड़की अब निको को थैंक्स बोलती है और बताती है कि ये मेरा ड्रीम था कि मैं आसमान से पिक्चर्स क्लिक करूं। मोहितो निको को सबकी मदद करता देख काफी ज्यादा खुश था, और वो बोलता है कि अब तुम्हारे क्रिस्टल का कलर भी चेंज होने लगा है। लेकिन तभी एक गुलाब से कोई इन पर अटैक कर देता है, लेकिन मोहितो निको को बचा लेता है। गुलाब देखकर मोहितो सोचने लगता है क्या ये किसी विच का काम है, और तभी उनके सामने एक पिंक हेयर वाली लड़की आती है। मोहितो पहचान जाता है कि स्कूल काउंसिल की मेंबर है, पर उसे देखकर मोहितो काफी ज्यादा हैरान भी था। तब वो लड़की मोहितो के चिपकने लगती है और बोलती है कि तुम तो सच में काफी ज्यादा क्यूट हो। निको को इससे गुस्सा आता है और वो बोलती है कि तुम उससे दूर रहो। इसके बाद वो लड़की बोलती है कि पहले मुझे ये बताओ इस रोज से आखिर तुम कितना ही डैमेज हो सकती हो। फिर वो निको को बोलती है कि तुम्हारा मैजिक स्कूल के लिए काफी ज्यादा हार्मफुल हो सकता है, तो अब मैं एक नया रूल बनाऊंगी जिसमें तुम अपने मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकती। इस पर मोहितो निको दोनों बोलते हैं आखिर हम तुम्हारे रूल को क्यों माने, हम तुम्हें नहीं जानते। वो लड़की बोलती है कि तुम गुस्सा करते हुए कितने क्यूट लगते हो मोहितो, वैसे मेरा नाम इबारा है और मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। इस पर मोहितो बताता है कि अभी स्कूल में कुछ चल रहा है, जितने
जितने भी स्कूल के काउंसिल मेंबर हैं वो सारे ढोंग कर रहे हैं किसी एनिमे कैरेक्टर का, और मोहितो उन्हें टोंग टेंकुलर कह के बुलाता है, जिससे इबारा को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में वो मोहितो के ऊपर अटैक कर देती है अपने फ्लावर से। वो बोलती है कि इस अफवाह से मैं भी काफी ज्यादा परेशान हूँ। मोहितो बोलता है कि ये अफवाह है या नहीं ये तो चेक कर ही पता चलेगा। मोहितो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे काउंसिल के मेंबर भी आस पास ही हैं। और तभी एक लड़का बाहर निकल कर आता है और बताता है कि तुम सच में काफी ज्यादा इंप्रेसिव हो मोहितो। अब इबारा उस लड़के का नाम युजुरु बताती है और बताती है कि ये भी वाइस प्रेसिडेंट है, ये पहला वाइस प्रेसिडेंट है। मोहितो गुस्सा होने लगता है कि आखिर दो वाइस प्रेसिडेंट कैसे हो सकते हैं। वो पूछता है सच बताओ क्या ये तुम्हारा रियल लुक है। वो बोलता है कि हाँ भाई मैं सही हूँ, मैं कोई ट्रॉप नहीं हूँ, मैं ही रियल हूँ। निको बोलती है कि देखने में तो ये रियल ही लगता है और ठीक ठाक ही लगता है। युजुरु बोलता है कि वो लड़की काफी समझदार है, तुम्हें उसकी बात सुननी चाहिए। तभी यहाँ दो लड़कियां और आ जाती हैं, देखने में तो ये बिल्कुल बच्चियां लग रही हैं। इरावा बताती है कि ये दोनों हमारी सेक्रेटरी हैं, इनमें से एक ने यूरोपियन और दूसरे ने जापानीज का भैंस ले रखा था, और वो बता रही थी कि ये दोनों जुड़वा बहनें हैं। उनको देखकर ही मोहितो कहता है कि ये दोनों भी एक्टिंग कर रही हैं। जिसके बाद वो दोनों लड़कियां अपने कैरेक्टर वाले डायलॉग भी मारने लगती हैं। तभी मोहितो के फोन से आवाज आती है कि मैं ट्रॉप तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। तब निको बोलती है कि शायद तुम्हारा फोन हैक हो चुका है। तभी पेड़ पर बैठा एक छोटा बच्चा, वैसे ये छोटा बच्चा नहीं है, इरावा बताती है कि दिखने में तुम्हें मिडिल स्कूल का लग सकता है लेकिन वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है और इसका नाम ताकुमी था। और तभी एक बर्स्ट नाम का अंकल जैसे दिखने वाला लड़का जमीन तोड़कर बाहर निकलता है। तभी यहाँ एक साइको जैसा बंदा और आता है और बोलता है कि मैं इसको मार दूंगा, ये बहुत ज्यादा फालतू बोल रहा है। तभी यहाँ पर एक और रोबोट टाइप बंदा आता है। इस रोबोट टाइप बंदे का नाम सकाई मार्क था और ये सभी कोई ना कोई ड्रामा कर ही रहे थे। मोहितो जब कहता है कि तुम सारे ड्रामा कर रहे हो तो वो लोग मानते ही नहीं है, उनको लगता है कि यही इनकी रियल पर्सनैलिटी है। मोहितो अकेला ही सबकी बेइज्जती करने लगता है और बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम काउंसिल मेंबर्स भी हो और तुमसे काम सही से होता भी है। वो बोलता है कि तुम हम पर कोई भी रूल लागू नहीं कर सकते, चलो निको यहाँ से चलते हैं। इस पर इबारा गुस्सा होकर सबको अटैक करने के लिए कह देती है, लेकिन मोहितो अपनी लात में ही सब कुछ ढेर कर देता है। युजुरु बोलता है कि भाई तू तो सच में काफी ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन मोहितो बोलता है कि तुम लोग बहुत ज्यादा कमजोर हो। तभी पीछे से एक और बंदा आता है, वो बोलता है कि तुम्हें इनके ऊपर इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, मैं इनकी तरफ से माफी मांगता हूँ तुमसे। मोहितो बोलता है लगता है ये भी परेशान करेगा। अब सबको पता चलता है कि ये स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट है और इसका नाम कियोमिया है। और ये नाम सुनकर निको और मोहितो दोनों ही काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि कल इनने जिस लड़की की मदद करी थी ये उसका सगा भाई है। मोहितो से बोलता है कि तुम थोड़े समझदार लग रहे हो, तुम्हें पता है ना कल इसी मैजिक की वजह से हमने तुम्हारी बहन की जान बचाई थी, तो आखिर तुम निको को मैजिक यूज करने से क्यों रोकना चाहते हो? ये तो बस एक अच्छी विच है जो सबकी मदद करना चाहती है। वो बंदा बोलता है तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन मोहितो गुस्सा करते हुए बोलता है कि अगर तो अपनी कैप से हाथ हटा लेगा तो वो नीचे नहीं गिर जाएगी। लेकिन वो बंदा बोलता है कि ये मेरा स्टाइल है। अब मोहितो इतना कुछ देख चुका था कि उसका दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका था। तभी उसे एक बंदा बताता है कि कियोमिया का जो बाल है वो उसकी हेड से जुड़ चुका है। इसके बाद वो सारे बंदे काफी ज्यादा बकवास करने लग जाते हैं और मोहितो का जो दिमाग खराब था वो और ज्यादा खराब हो जाता है। निको भी देखकर परेशान हो जाती है। तब वो प्रेसिडेंट बोलता है कि तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमें निको के मैजिक से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने इसके ऊपर मीटिंग करी थी जिसमें हमें ये पता चला कि स्कूल के सारे बच्चे सिर्फ निको के पास ही मदद मांगने जाते हैं और हमें भी तो उनकी मदद करनी है। इस पर मोहितो बोलता है तो क्या तुम लोग को जेलसी फील हो रही है? पर कियोमिया बोलता है कि इसके बारे में हम कभी और पता करेंगे। लेकिन मोहितो बोलता है मुझे पक्का पता है तुम लोग को जेलसी फील हो रही है। लेकिन कियोमिया बोलता है कि मैंने भी तुझे देखा, तुम अकेले ही सब पर भारी थे, मैं चाहता हूँ कि तुम भी हमारे में ज्वाइन हो जाओ, तुम एक कूल टाइप के काफी फाइटिंग गाय बन सकते हो, तुम हमारी टीम के 10वें मेंबर बन पाओगे। और सबसे अच्छी बात तुम एक और कहो। और बंदा वो काफी फील में आके बोलने लगता है। मोहितो बोलता है भाई तू पागल वागल है क्या? उसकी ऐसी हरकत देख के मोहितो का दिमाग खराब हो जाता है और वो निको को बिना बोले ही यहाँ से ले जाने लगता है। और वो निको के साथ जाते हुए सोचता है कि मैं गलती से भी इनके ग्रुप में तो ज्वाइन कभी नहीं होऊंगा। इसके बाद हमें कैन और नगामी को दिखाया जाता है जो कि छत पर मोहितो और निको से मिलने आए थे। मोहितो दोनों को बताता है कि वो लोग हमारा पीछा कर रहे हैं और इसीलिए हमें यहाँ पे छुपना पड़ रहा है। लेकिन कैन बोलता है तू काफी ज्यादा मूर्ख है, तुझे उनको ज्वाइन कर लेना चाहिए क्योंकि अगले साल इससे तू प्रेसिडेंट बन जाएगा और तब तक हमारी फीस भी माफ हो जाएगी। लेकिन फिर नगामी अपना लैपटॉप चालू कर सबको बताता है कि स्टूडेंट काउंसिल मेंबर्स की एक वीडियो है इंटरनेट पे। कैन तो काफी ज्यादा एक्साइटेड था, लेकिन मोहितो को पता था कि ये पक्का कुछ न कुछ खराब चीज होगी। वीडियो की शुरुआत ही किसी मूवी से कॉपी करी गई थी। वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले स्टूडेंट काउंसिल का रूम दिखाया जाता है, फिर वहाँ पर इरावा आती है। कैन बोलता है कि ये कितनी ज्यादा खूबसूरत है। इसके बाद उसमें युजुरु आता है, जिसके बाद वो अपना कोई बकवास डायलॉग मारकर कैमरे की तरफ देखने लगता है। उसकी ऐसी हरकत देखकर तो कैन का भी दिमाग खराब हो जाता है कि ये पागल वागल है क्या। इसके बाद उस जोकर वाले बंदे को दिखाया जाता है जो तो पहले अपने चाकू को साफ करता है और फिर अपनी जीभ से लगाता है, लेकिन उसकी जीभ हल्की सी कट जाती है तो वो उसे साफ करने लग जाता है और ये देख के कैन का दिमाग और भी ज्यादा खराब हो जाता है। इसके बाद हमें उस हैकर वाले बच्चे को दिखाया जाता है जो कि बच्चा नहीं स्कूल काउंसिल का मेंबर ही है। इसके बाद धीरे धीरे सबकी एंट्री होने लगती है। आखिर में आता है प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के आते ही सभी लोग एकदम खड़े हो जाते हैं, माहौल पूरा बदल जाता है। इस पॉइंट पे वीडियो काफी सीरियस लगने लगा था। प्रेसिडेंट अपना कोई डायलॉग मारता है और फिर बैठ जाता है। इसके बाद वो सबसे स्ट्रॉन्ग दिखने वाला बंदा बोलता है मैंने देखा था कुछ बच्चों ने अपना यूनिफॉर्म नहीं पहना, लेकिन ये वीडियो देखते हुए चारों सोचे होते हैं कि ये बोल भी कौन रहा है जिसने खुद अपना यूनिफॉर्म नहीं पहना। इस पर प्रेसिडेंट बोलता है कि मैंने टीचरों से बात करी है, इस
बारे में कि स्टूडेंट्स को उनके मन पसंदीदा इस यूनिफॉर्म को पहनने दिया जाए। ये देखकर कैन बोलता है कि प्रेसिडेंट तो सच में काफी ज्यादा कूल है। अब स्टूडेंट काउंसिल के सारे मेंबर अपनी अपनी प्रॉब्लम बताने लगते हैं और प्रेसिडेंट सबकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होता है। मोहितो उस बंदे को खुद से कंपेयर करने लगता है कि जैसे वो निको और कैन की मदद करता है, उनका ध्यान रखता है, वैसे ही प्रेसिडेंट भी है। मोहितो परेशान हो जाता है कि ये तो मेरी तरह ही है और तीनों उसे ही देख रहे होते हैं कि तुम ठीक तो हो ना। इसके बाद दोबारा वो सारे बकवास करने लग जाते हैं और यह मोहितो सोचता है कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि आखिर मैं उस प्रेसिडेंट से नफरत क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। पर चाहे जो हो, ये बात कंफर्म है कि मैं उसको पसंद बिल्कुल नहीं करने वाला। लेकिन तभी वहाँ पर पहुँच जाता है प्रेसिडेंट और वो मोहितो से बोलता है कि मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, मैं कैसे भी तुम्हें स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन करवा कर रहूंगा। पर मोहितो बोलता है कि मैं ज्वाइन नहीं करूंगा, जिसके बाद वो यहाँ से भागना चालू कर देता है। इसके बाद हमें नीमो का सीन दिखाया जाता है जो कि मोहितो के घर पर आई होती है और सोचती है कि काश मैं मोहितो से बात कर पाऊं, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसके घर के अंदर जा पाए। अब वो वापस मुड़कर अपने घर जाने लगते हैं कि तभी वो देखती है मोहितो सामने से ही चलकर आ रहा है। वो छुपकर उसे देखने लगती है और सोचती है कि सच में आज ये कितना सुंदर लग रहा है। पर अब मोहितो जैसे अपने घर तक पहुंचता है वो देखता है कि नीमो एक कैट में बदल चुकी है। मोहितो बोलता है कि तुम दोबारा यहाँ पर आ गई। नीमो को काफी शर्म आ रही थी पर उसके पास कोई और मौका भी नहीं था। इसके बाद मोहितो उसे अपने घर में जाने के लिए बोलता है और वो खुशी खुशी उसके साथ चल भी देती है। अब जैसे वो घर में आते हैं तो वो देखते हैं कि निको और कैन दोनों ही टीवी देख रहे हैं और वो देखकर मोहितो भी काफी ज्यादा हंसने लगता है। निको ये देखकर काफी हैरान थी कि ये लोग वीकेंड्स पे कितने ज्यादा मजे करते हैं और मस्तियां करते हैं। इसका निको कैट को देख लेती है और उसको काफी ज्यादा प्यार करने लगती है, लेकिन तभी उस कैट के ऊपर थोड़ा सा पानी गिर जाता है। अब मोहितो से बोलता है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके अगले सीन में वो उसे नहलाने के लिए ले आता है, जहाँ वो निको को अपनी तरफ बुला रहा था, लेकिन निको को काफी ज्यादा शर्म आ रही थी क्योंकि भले ही वो अभी एक कैट के रूप में है लेकिन है तो एक लड़की ही ना। मोहितो कैट समझकर उससे बोलता है कि तुम्हें शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें वॉश कर देता हूँ, नहीं तो तुम्हें कोल्ड हो जाएगा। नीमो मन में सोचती है कि पता नहीं क्यों मैं अपनी बॉडी को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही हूँ। इसके बाद मोहितो उसकी बॉडी को वॉश करने लगता है और निको को ऐसा फील हो रहा था कि जैसे वो किसी जन्नत में हो। मोहितो साबुन से सबसे नहलाने लगता है और यहाँ नीमो सोच रही थी तो मेरा ड्रीम था जो पूरा हो रहा है। उसको इतना अच्छा लग रहा था कि उसे नींद आने लग जाती है और उसे पता भी नहीं चलता कि मोहितो उसे कब का नहला चुका है। अब वो उसकी बॉडी को ड्राई कर रहा होता है और नीमो को फील हो रहा था कि जैसे वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाइक राइडिंग पे आई हो और इसी चक्कर में उसे पता नहीं चलता कि वो कब अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है। वो काफी डर जाती है पर वो देखती है कि वो तीनों के तीनों टीवी के अंदर देख रहे हैं और किसी का भी ध्यान उसके ऊपर है ही नहीं। तो वो इसी मौके का फायदा उठाती है और तुरंत वहाँ से भाग जाती है। नीमो को खुद पर ही शर्म आ रही थी कि आखिर मैं ऐसी हरकतें कैसे कर सकती हूँ, अभी तो मैं पूरी तरह से एक्सपोज हो जाती। लेकिन फिर वो रियलाइज करती है कि वो भागते भागते कहीं दूर आ चुकी है और अब उसे काफी ज्यादा डर लगने लगता है। उसे काफी ज्यादा डर लग रहा था, वो और आगे भागने लगती है और तब उसे एक छोटा सा घर दिखता है, जिसके बाद वो अपने कैट वाले फॉर्म में आकर घर के अंदर चली जाती है और फिर वो अपने सामने एक बंदे को देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। वहाँ एक और बंदा बैठा था। वो बात करते हैं कि काफी अच्छी रकम मिल रही है, जैसे ही तैयारियां हो जाएंगी हम अपने काम पर लग जाएंगे। और उनका काम होता है निको को पकड़ना। और ये सुनकर नीमो काफी ज्यादा डर जाती है और फटाक से वहाँ से निकल जाती है और काफी स्पीड में भागते भागते जाने लगती है और सोचती है कि मुझे ये बात उन्हें बतानी होगी। अगले दिन काफी ज्यादा बारिश हो रही थी तो कैन बोलता है कि तुम दोनों घर जाओ और मैं स्कूल में ही रुकूंगा। यहाँ मोरितो को काफी ज्यादा डर लग रहा था क्योंकि भविष्यवाणी के अनुसार निको को बारिश और डॉग से अभी भी खतरा है। तभी अचानक से उनके सामने एक लड़की आ जाती है जो कि नीमो होती है। नीमो बताती है कि मैं एक विच हूँ। दूसरी साइड हमें मगामी को दिखाया जाता है जिसे एक लड़का काफी ज्यादा परेशान कर रहा था। वो उससे बोलता है कि तूने मेरी बात नहीं मानी ना, अब तू गया। वो उसे कैंडी दिखाकर बोलता है कि क्या तू इसे ट्राई करना चाहेगा, इससे तेरी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन मगामी इसके लिए मना कर देता है। इसमें वो बच्चा और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। पर तभी यहाँ पर कैन आ जाता है जो उस बंदे को बहुत गंदी तरह मारता है और एक रस्सी से बांधकर लटका देता है और बोलता है कि तुम्हें माफी मांगनी होगी। इस पर वो बंदा काफी ज्यादा गिड़गिड़ाने लगता है। कैन मगामी से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर मगामी उसका शुक्रिया अदा करता है। कैन उस कैंडी के बारे में पूछता है तो बंदा बताता है कि मैंने एक वेबसाइट से ली है जहाँ पर तुम्हें अपनी डिटेल डालनी होगी और वो तुम्हें फ्री में दे देंगे। वो बंदा बोलता है कि ये बस एक नॉर्मल कैंडी है, लेकिन कैन को उसके अंदर से काफी ज्यादा पावर महसूस हो रही थी। कैन उसके अंदर से मैजिक फील कर पाता है। वो उससे पूछता है कि आखिर ये बार्ट कौन रहा है। वो बंदा बताता है कि स्कूल में ही एक बंदा है, ना तो किसी ने उसका चेहरा देखा है और ना ही कोई उसे जानता है। वो स्कूल में सबको दे रहा है। ये सुनकर कैन काफी हैरान हो जाता है। वो देखता है कि वो बंदा अजीब से स्माइल कर रहा है। मगामी बताता है कि मैंने देखा है जो भी ये कैंडी खाता है वो डॉग की तरह बिहेव करने लगता है। और ये बात सुनकर कैन एकदम हैरान हो जाता है निको को लेकर भविष्यवाणी की वजह से। यहाँ निको नीमो को अपने घर ले आती है। वो तीनों बात करने की कोशिश करते हैं लेकिन निको को काफी शर्म आती है। निको बताते हैं कि मेरी फैमिली नीमो की फैमिली को जानती है पर मैंने सोचा नहीं था ये इतनी ज्यादा क्यूट होगी। नीमो को यहाँ पर काफी ज्यादा ही शर्म आ रही थी।
थोड़ी इधर उधर की बातें करने के बाद नीमो बताती है कि कल मैं एक अजीब सी जगह पर चली गई थी जहाँ मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा था। निको यहाँ बताती है कि मुझे भविष्यवाणी के बारे में पता है। यहाँ पर नीमो बोलती है कि दो तरह की विच होती है, एक व्हाइट और एक ब्लैक, जहाँ व्हाइट जस्टिस के लिए रिप्रेजेंट होता है और ब्लैक काले कामों के लिए। और उन विचेस को पहचानने के लिए उनके ऊपर अलर्ट नाम के मैजिक का इस्तेमाल किया गया है। इससे विच के बीच ज्यादा क्राइम नहीं होते हैं, लेकिन ये बात कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि व्हाइट विच ब्लैक विच बन सकती हैं। वो अपने पर्सनल रीजन की वजह से ऐसे बन सकती हैं। मोरी तो पूछता है कि आखिर तुम कल के बारे में क्या बात बताने वाली थी, जिस पर नीमो बताती है कि कल जब मैं उस अजीब सी जगह पर गई थी तो मैंने दो अजीब से आदमी को देखा जो कि निको को लेकर ही बात कर रहे थे। ये बात सुनकर मोरी तो काफी हैरान हो जाता है। नीमो बोलती है आखिर तुम जानते ही हो कि निको कितनी पावरफुल विच है। नीमो बताती है कि निको जैसी विच 1000 साल में बस एक ही बार पैदा होती है, जो काफी ज्यादा पावरफुल होने के साथ साथ बस लोगों की मदद ही करना जानती है। ये बात सुनकर निको काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। यहाँ कैन स्कूल में होता है और बंदे को ढूंढ रहा होता है कि तभी उसके बगल में व्हाइट हेयर वाला बंदा आ जाता है। कैन बोलता है तो अच्छा वुल्फ, तुम खुद ही यहाँ आ गए। मैं सच बताऊं तो मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। वुल्फ बोलता है कि हमें यहाँ नहीं कहीं और चलना चाहिए, जिसके बाद वो दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। जिसके अगले सीन में दिखाया जाता है कि कैन जमीन पर पड़ा होता है। वुल्फ उससे बोलता है कि तू इतना भी कमजोर तो नहीं था, मुझे तेरे साथ लड़ने में मजा आया। कैन सोचता है इसने वो कैंडी खाई है और उसे लगता है कि ये रेन कैंडी है। इस बंदे का नाम भी कुछ रेन जैसा ही है और अब कैन को समझ में आ जाता है कि निको को रेन यानी बारिश से नहीं बल्कि इस बंदे से खतरा है। कैन को सब कुछ पता चल जाता है। वो बंदा यहाँ से जाने लगता है तो कैन खड़ा होकर बोलता है भाई आखिर तू कहाँ जा रहा है, मैं अभी तक खत्म नहीं हुआ हूँ। कैन दोबारा उसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो बस मोहितो के बारे में सोचता है कि वो कितना ज्यादा अच्छा है, पक्का निको को प्रोटेक्ट करेगा। जिसके बाद वो इनविजिबल होने वाली चादर को ओढ़ लेता है और वुल्फ के पीछे से अटैक करता है। पहले अटैक के बाद दूसरे अटैक में वो वुल्फ उसे पकड़ लेता है। तुम लड़ाई में काफी ज्यादा अच्छे हो, लेकिन मेरे सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं है। ऐसा बोलकर वो कैन को काफी कसकर पटक देता है और यहाँ कैन बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम वापस से निको का सीन देखते हैं। निको काफी घबरा चुकी थी क्योंकि वो बात जान चुकी है कि वो सबसे ज्यादा पावरफुल विच है, तो कहीं वो खुद लोगों को नुकसान न पहुंचा दे। मयूर तो बोलता है कि मैं इसको बचपन से जानता हूँ, लोग इससे दोस्ती नहीं करते थे क्योंकि ये विच थी। ये काफी डिस्ट्रक्शन भी मचा देती थी और मेरी तरह पावर को कंट्रोल भी नहीं कर पाती थी, पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हमेशा ही इसे प्रोटेक्ट करूंगा, मैं अंत तक इसे प्रोटेक्ट करूंगा। निको फिर खड़ी होती है और बोलती है अच्छा तो मैं स्नैक्स लेकर आती हूँ, और जाते वो काफी ज्यादा खुश हो रही थी। तभी उनके घर के बाहर एक आवाज आती है। वो बाहर जाकर देखते हैं, काफी हैरान हो जाते हैं। कैन जमीन पर पड़ा हुआ था बहुत अधमरी हालत में। अब उसे अंदर लाया जाता है और निको उसे हील करने लग जाती है। हीलिंग मैजिक को इतना यूज करने से निको काफी ज्यादा थक जाती है और बेहोश हो जाती है, लेकिन कैन होश में आ जाता है। कैन सबको सारी बातें बता देता है। तब नीमो बताती है कि इन सब के पीछे शायद एक जादूगर का भी हाथ है। पर कैन पूछता है आखिर ये लड़की कौन है, तो मोहितो से सब कुछ बता देता है। कैन नीमो को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो काफी ज्यादा क्यूट थी। यहाँ पर नीमो बोलती है कि वो जादूगर शायद कैंडी में अपनी पावर डाल के अपनी एक बहुत बड़ी सेना बना रहा है ताकि वो इस दुनिया पर कब्जा कर सके, और शायद उसका सबसे पहला एक्सपेरिमेंट वो वुल्फ ही होगा। कैन कहता है कि शायद वो लोग निको पर अटैक करने वाले हैं, पर जैसे ही वो लोग हमारे करीब आएंगे अलर्ट स्पेल हमें सब बता देगा। मोरी तो बोलता है वो मासूम इंसानों को इस्तेमाल कर रहा है, मुझे समझ आ चुका है कि मुझे क्या करना है। वो नीमो से पूछता है कि क्या तुम मुझे वो घर दिखा सकती हो जहाँ तुमने उन दोनों को देखा था। नीमो बोलती है कि ठीक है, मैं एक बार और वहाँ पे जाकर देख कर आ जाऊंगी। मोरी तो बोलता है कल निको मेरे साथ स्कूल जाएगी और जब तक मैं उसके साथ हूँ वो पूरी तरह से सेफ रहेगी, और इससे निको काफी शर्मा रही होती है। अब अगले दिन स्कूल में मोहितो उसको जिस जिस पर शक हो रहा था वो हर बंदे से पूछ रहा था कि वुल्फ कहाँ पर है। मोहितो एक बंदे से पूछता है पर वो उससे काफी तेज भाग रहा था, तो निको अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है, लेकिन वो उल्टा पड़ जाता है। वो बंदा उन्हें चिढ़ा रहा होता है कि अब तो तुम मुझे कभी नहीं पकड़ सकते, पर तभी मोहितो से पकड़ लेता है। मोहितो से पूछता है कि मुझे बता दो तुमने उसे कहाँ देखा था। वो बंदा बताता है कि मैंने उस वुल्फ को एक ही बार देखा है, वो बंदों को मार रहा था और अपने ड्रॉप को बेचने की कोशिश कर रहा था, यानी उस कैंडी को। मोहितो बोलता है कि मुझे उस बंदे की पिक्चर ड्रॉ करके दिखा, तो बंदा एक घटिया सी ड्राइंग को ड्रॉ करके दिखा देता है। मोहितो बोलता है कि मैंने इसे कभी नहीं देखा। इसके बाद वो मगामी और निको तीनों बैठकर सोचे होते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि उनका कोई भी तरीका काम आ ही नहीं रहा है। तब मगामी बोलता है कि मैं ना वुल्फ से जुड़ा हुआ हूँ क्योंकि मुझे उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तब वो अपने फोन में दिखाता है कि मैंने इस फॉर्म को फिल कर दिया है, मुझे पता है ये रिस्की है लेकिन इससे हमारा काम बन सकता है। मगामी बताता है कि मेरे एक्सीडेंट के बाद मैं बहुत बेकार आदमी बन गया। हमें दिखाया जाता है कि उसके एक्सीडेंट के बाद जो कि मिडिल स्कूल में हुआ था उसके बाद उसे सब कुछ छोड़ना पड़ा, वो बस हमेशा ही घर पर बैठा रहता था। तब से अब तक मेरा कोई भी दोस्त नहीं था, पर फिर तुम लोग मुझे मिले तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। घर जाते वक्त मोहितो सोचता है कि मगामी की मदद से हमें कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन तो मिल जाएगी। निको सोच रही थी कि मगामी भी हमारी मदद कर रहा है पर मैं कुछ नहीं कर पा रही। यहाँ हमें नीमो का सीन दिखाया जाता है जो कि बताती है कि मैं कैट बनकर कहीं जा रही थी।
पर तभी वहाँ एक स्पेल था और मैं जैसे उधर पहुंची मैं सीधा फॉरेस्ट में टेलीपोर्ट हो गई। तभी यहाँ पर मैं वुल्फ और वही जादूगर दिखाया जाता है। जादूगर बताता है कि मैं 50 डॉग्स को क्रिएट कर रहा हूँ उस कैंडी की मदद से, ताकि हम लोग निको को पकड़ सके। और ये सारी बात नीमो सुन रही थी कैट के फॉर्म में, और वो इस बात से घबरा जाती है कि ये लोग आज ही अटैक करने वाले हैं। नीमो यहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो जादूगर उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि मुझे पता है तुम एक विच हो और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम किस फैमिली से बिलोंग करती हो। क्या तुम निको के साथ मिली हुई हो? इसके बाद वो उसे मारने के लिए वुल्फ को दे देता है, लेकिन वुल्फ बोलता है कि मैं कैट को नहीं मार सकता। तभी नीमो अचानक से बेहोश हो जाती है और अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है। जादूगर बोलता है तो अच्छा इसे छोड़ो, आज हम अपने काम को अंजाम देकर ही रहेंगे, निको को कैसे भी पकड़ के रहेंगे। वुल्फ भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, जैसे वो इसी समय का काफी टाइम से वेट कर रहा हो। अब हमें पता चलता है कि उस बंदे के पास वुल्फ फैमिलियर था, इसीलिए उसका नाम वुल्फ था। यहाँ ये तीनों प्लानिंग कर रहे थे कि आखिर इन्हें क्या करना चाहिए। जहाँ कैन बताता है कि वुल्फ काफी ज्यादा पावरफुल है, तुम्हें उससे थोड़ा संभल कर रहना होगा। जहाँ पर मोहितो बोलता है कि तुम ये चिंता मत करो, तुम अपनी चिंता करो। मोहितो बोलता है कि मैं उस वुल्फ के साथ 1v1 करूंगा और तुम निको मेरी मदद करना अपने मैजिक की वजह से। निको इस बात से काफी ज्यादा खुश हो जाती है। यहाँ मोहितो सोचता है कि अगर हम मैजिक को ही हटा दें तो सारे इंसान बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। तभी यहाँ जाने से मगामी आ जाता है। वो बताता है कि पार्क में काफी सारे ज़ॉम्बी इकट्ठा हो रहे हैं और वो सभी ही निको को पकड़ने के लिए आ रहे हैं। जिसके बाद वो लोग भी अपना प्लान को एक्टिवेट कर देते हैं और वो लोग भी उसी जगह पर जाने लगते हैं। कैन निको से बोलता है कि तुम चिंता मत करो, तुम सच में काफी अच्छी विच हो, तुमने काफी लोगों की मदद जो करी है। तभी भागते भागते मगामी रुक जाता है और बोलता है कि मुझे अपने पैर के फीते बांधने हैं, तुम लोग आगे जाओ। लेकिन तभी मोहितो का पैर एक स्पेल पर जाता है और वो अचानक से टेलीपोर्ट हो जाता है और तभी मगामी भी अचानक से टेलीपोर्ट हो जाता है। ये देख के निको और कैन सोचते हैं कि आखिर ये दोनों कहाँ चले गए। दोनों एक अजीब जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर मगामी बोलता है कि मेरे पर भरोसा करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, मुझे तुम्हारा प्लान पता था इसलिए मुझे तुम लोग को अलग करना पड़ा। तब हमें पता चलता है कि जादूगर ने मगामी को एक ऑफर दिया था कि अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें पूरी तरह से ठीक कर दूंगा पहले की तरह। मगामी बताता है कि इसी वजह से मैंने तुम्हारा दोस्त बना और तुम्हारा भरोसा जीता ताकि तुम मुझे अपना प्लान बता सको। मोहितो बोलता है तो क्या तुम भी किसी फैमिलियर फैमिली से हो? जिस पर मगामी बोलता है कि एक बहुत पुरानी कहानी है, लेकिन अब मैं जब भी किसी आदि चांद जैसी आकृति को देखता हूँ तो मैं वेयरवुल्फ में चेंज हो जाता हूँ और जैसे ही मैं ट्रांसफॉर्म होता हूँ तो मैं एक अलग ही पर्सनैलिटी बन जाता हूँ। और हम देखते हैं कि यही वुल्फ होता है, जो देखकर मोरिहितो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। अब मोरिहितो को पता चल गया था कि मगामी ही वुल्फ है। जिसके बाद वुल्फ लगातार एक के बाद एक मोहितो पर अटैक किए जा रहा था और उसे लग रहा था कि वो ये फाइट आराम से जीत सकता है। लेकिन तभी उसे उस जादूगर की वार्निंग याद आती है कि मोरिहितो काफी ज्यादा पावरफुल है और साथ ही वो निको का फैमिलियर भी है। और अब फाइनली मोरिहितो भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और वो खींचकर एक पंच वुल्फ के पेट में दे मारता है, जिससे उसकी हालत एकदम खराब हो जाती है। यहाँ नीमो को भी होश आ जाता है और फोन में मैसेज चेक करती है जहाँ उसे पहले ही बता दिया गया था कि उसे किस पार्क में जाना है। दूसरी हम कैन और निको को देखते हैं जहाँ पर कैन लगातार मोहितो को कॉल लगाया जा रहा था, लेकिन मोहितो तो कॉल उठा ही नहीं सकता। तो कैन समझ जाता है कि अब यहाँ का काम इन दोनों को ही संभालना होगा। उन दोनों के सामने काफी सारे ज़ॉम्बी जैसे डॉग्स थे और ये सिर्फ दो। यहाँ निको एक पावर का इस्तेमाल करती है जिससे ये दोनों इनविजिबल हो जाते हैं और दोनों का प्लान था कि वो चुपचाप से इनविजिबल होकर इन लोग के बीच में जाएंगे और जो भी मेन बंदा है उसको मारेंगे, क्योंकि उसके बाद निको के हिसाब से ये सारे डॉग्स वापस नॉर्मल इंसान हो जाएंगे। लेकिन ये बात वो जादूगर समझ जाता है और वो अपने सभी डॉग्स को ये ऑर्डर दे देता है कि तुम्हारे बीच में कुछ इनविजिबल ह्यूमंस हैं। और ये जानते ही वो सारे डॉग्स इधर उधर हाथ चलाने लगते हैं कि गलती से उन दोनों के लग जाए, क्योंकि वो दिख तो है नहीं रहे। अब निको और कैन थोड़ा दूर हट जाते हैं। यहाँ कैन निको से बोलता है कि मैं अकेले ही इन सबको मार सकता हूँ, मैं जा रहा हूँ। लेकिन निको उसे रोक देती है और इनविजिबल पावर को ऑफ कर वो अपने झाड़ू में बैठकर हवा से उस बंदे को ढूंढने लगती है और उसे वो जादूगर मिल भी जाता है और वो ये बात कैन को बता देती है। ये बात जादूगर को पता चल जाती है कि निको ने उसे देख लिया है, तो अब वो अपने सारे डॉग्स को कैन के ऊपर अटैक करने के लिए बोल देता है और उसे लगता है कि अब वो जीत गया है। लेकिन कैन अचानक से ही पीछे आ जाता है और एक मुक्के में ही जादूगर का खेल खत्म कर देता है। और हमें पता चलता है कि ये सब कुछ निको के स्पेल की वजह से हुआ था, क्योंकि उसने कैन के 2 डुप्लीकेट बना दिए थे। अब वो जादूगर जो नीचे गिर चुका था कोई मूवमेंट ही नहीं कर रहा था, तभी अचानक से उसके बालों में से असली जादूगर निकल के भागने लगता है। जादूगर का साइज काफी छोटा होता है, तो कैन उसे एक मुक्का मारता है और वहीं गिर जाता है। अब हमें उस जादूगर के पास्ट को बताया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि असल में वो एक लड़की था जिसने अपनी पूरी लाइफ अपने मैजिक को स्ट्रॉन्ग करने में लगा दी, लेकिन वो तब भी कुछ नहीं कर पाया। और तब उसके पास एक जादूगर आया जिसने उसे कहा कि मैं तुम्हें स्ट्रॉन्ग बना सकता हूँ। वो लड़की मान गई क्योंकि वो मरना नहीं चाहती थी और उसने ही निको को कैप्चर करने के लिए इस जादूगर को यहाँ भेजा है, यानी कि इस लड़की को जो ओल्ड हो चुकी है। अब यहाँ नीमो भी आ जाती है और सारे डॉग्स वापस नॉर्मल भी हो जाते हैं। नीमो बताती है कि वो बेहोश हो गई थी, लेकिन इन लोग को ठीक देखकर वो खुश है। अब ये तीनों मोहितो की बात करने लगते हैं कि आखिर वो कहाँ गया। तो ये दोनों बताते हैं कि हम दोनों आ रहे थे और अचानक से ही मोहितो गायब हो गया।
तभी नीमो ये बात रिवील करती है कि मगामी का फैमिलियर है वुल्फमैन, और शायद से वो दोनों ही एक है, यानी मगामी ही वुल्फमैन है। मुझे ऐसा लगता है कि मोहितो काफी ज्यादा मुसीबत में है। यहाँ हम उन दोनों को लड़ते हुए देखते हैं। अब यहाँ मगामी बताना चालू करता है कि हम एक बॉडी में दो पर्सनैलिटी रहते थे और आपस में बात करने के लिए फोन का इस्तेमाल करते थे, यानी फोन के नोट के द्वारा ये लोग बात किया करते थे। यहाँ मोहितो भी बताता है कि मुझे कभी भी दोस्त बनाना पसंद नहीं था और ना ही कभी मेरा दोस्त था, लेकिन निको के आने के बाद काफी लोग मेरे दोस्त बन चुके हैं। और मुझे याद है कि तुमने जब मुझसे कहा था कि तुम्हें मुझसे दोस्ती कर काफी अच्छा लगा, तुम्हारे आंख में एक अलग चमक थी, एक अलग सच्चाई थी, और अब जो तुम बोल रहे हो वो झूठ है। मैं इस बात पर भरोसा कर ही नहीं सकता। वुल्फ बोलता है नहीं, मैं काफी बेकार और झूठा इंसान हूँ, और वो दोनों दोबारा लड़ना चालू करते हैं। इस फाइट के दौरान ऐसा लग रहा था कि वुल्फ मोहितो पर काफी भारी पड़ रहा है और वो जीत सकता है। और अब वुल्फ फाइनली मोहितो के ऊपर अपना फाइनल पंच मारने जा रहा था, लेकिन तभी उसके नीचे कुछ लिक्विड आ जाता है फिसलने वाला, और फिर हम देखते हैं कि निको, कैनो, नीमो तीनों आ चुके हैं और निको ने ही अपने स्पेल का इस्तेमाल किया है। और अब मोहितो खींचकर एक पंच मारता है, जिससे वुल्फ की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। मोहितो बोलता है कि जब मेरे दोस्त आ जाते हैं तो मैं काफी ज्यादा स्ट्रांग फील करता हूँ। यहाँ निको थोड़ा वीक फील करने लगती है, क्योंकि उसने काफी ज्यादा ही मैजिक का इस्तेमाल कर लिया है आज। वो वुल्फ से बोलती है कि तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो जादूगर बोलती है कि तुम्हें लड़ना चाहिए। तो इस पर कैनो से बोलता है तुम थोड़ी देर चुप रहो। इसके बाद दोनों में दोबारा से लड़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ सबको लग रहा था कि वुल्फ जीत सकता है, क्योंकि वो काफी ज्यादा अटैक कर रहा था। तब मोहितो वुल्फ के लड़ने की टेक्निक्स को देखने लगता है, पर तब भी वुल्फ मोहितो पर भारी पड़ रहा था। वो बोलता है कि मुझे नहीं लगता तुम मुझे कभी हरा भी सकते हो। अब मोहितो अपने मन में बोलता है कि निको तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद मोहितो काफी सारी पावर्स को कलेक्ट करने लगता है और एक के बाद एक लगातार पंचेस को वुल्फ पर मारने लगता है, लेकिन वुल्फ उन सभी पंचेस को काफी आराम से डॉज कर ले रहा था। दोनों को ऐसा लड़ता देख सभी लोग काफी हैरान हो चुके थे। वुल्फ मोहितो पर एक पंच करने जाता है, लेकिन मोहितो उसको समझकर पहले ही दूर हट जाता है और उस पर ही अटैक कर देता है, जिससे वुल्फ को थोड़ा डैमेज भी हो जाता है। लेकिन इसके बाद मोहितो अपना फाइनल अटैक करता है, और अटैक करते हुए उसे ऐसा लग रहा था कि निको, कैन सभी उसकी मदद कर रहे हैं। और वो जैसे ही अपना फाइनल अटैक करता है, जो कि काफी जोरदार था, उससे एक ही बार में वुल्फमैन एक ही बार में नॉक आउट हो जाता है और सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। यहाँ निको मोहितो को हक करने जा रही थी, पर उसे लग रहा था कि काफी एम्बैरेसिंग होगा, लेकिन फिर मोहितो ही उसे हक कर लेता है। मोहितो बोलता है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हें सही से प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। लेकिन यहाँ निको रोने लगती है और बोलती है नहीं, तुमने बहुत अच्छे से किया, मैं काफी खुश हूँ। कैन तो ये देखकर काफी खुश हो रहा था, लेकिन नीमो काफी ज्यादा जेलस फील कर रही थी। अब वो इविल विच बोलती है कि तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन निको बोलती है मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, मैं अपनी मदर से बात करूंगी और तुम चाहो तो विच विलेज में अपनी जिंदगी आराम से बिता सकती हो। वहाँ तुम्हारे काफी अच्छे दोस्त बन जाएंगे और तुम वहाँ अपने मैजिक को अच्छे से इस्तेमाल करना भी सीख जाओगी। विच बोलती है कि लिटिल बच्ची, तुम काफी ज्यादा अच्छी हो। मैंने जो भी किया उसके पीछे एक मास्टर माइंड है जिसने मुझसे सब कुछ करवाया है। और जैसे ही वो उसका नाम बताने वाली होती है, वो विच अपने नॉर्मल साइज में आ जाती है और गायब होने लगती है, कुछ बोल ही नहीं पाती। यानी वो मास्टर माइंड अपना नाम पता ही नहीं चलने देना चाहता। अब सभी लोग मेगामी को देखते हैं, जो कि वापस नॉर्मल हो चुका होता है और उसके हाथ से वुल्फ का साइन भी मिट जाता है, लेकिन वो काफी वीक हो चुका होता है। तो निको से हील कर रही होती है। मेगामी बोलता है कि मुझे हील मत करो, मैं तुम्हारे साथ इतना कुछ गलत किया। निको बोलती है कोई बात नहीं, तुम मेरे दोस्त हो और मैंने तुम्हें आराम से माफ कर दिया। इसके बाद हमें तीन लड़कों को दिखाया जाता है जो कि नहाते हुए मजे कर रहे होते हैं। यहाँ दोनों लड़कियां भी नहा रही होती हैं और आपस में बात कर रही होती हैं उस विच के बारे में कि आखिर मास्टरमाइंड कौन हो सकता है। इसके बाद हमें मेगामी के मदर को दिखाया जाता है, जो कि व्हील चेयर पर होती हैं, जो देख सभी हैरान हो जाते हैं। लेकिन निको बोलती है मैं इन्हें ठीक करना चाहती हूँ, मैं इनकी मदद करना चाहती हूँ, यही तो मेरा काम है। मेगामी अपनी मदर को सबसे मिलाता है। उसकी मदर बोलती है मेरे बेटे ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया ना, आखिर में ये एक वुल्फ है। मेगामी बताता है कि मैंने अपनी पावर से इन्हें काफी परेशान किया, लेकिन ये बोलते हैं कि ये मेरे दोस्त है और उन्होंने मुझे माफ भी कर दिया। यहाँ मेगामी सोचता है कि काश वो एक्सीडेंट उस दिन हुआ ही नहीं होता, काश मैं उसे रोक पाता तो मेरी मदर आज ठीक होती। मेगामी की मदर बोलती है कि तुम्हें इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी निको मेगामी को एक पोशन देती है, जो वो अपनी मदर के पैर पर डालता है और उसकी माँ एकदम ठीक हो जाती है। ये देख के मेगामी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और रोने लग जाता है। ये मूवमेंट देखकर सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं और कैन और निको तो रोने ही लग जाते हैं। यहाँ मोरी तो भी काफी ज्यादा खुश था। इसके बाद मेगामी की मॉम सभी को खाना खिलाती है और सभी काफी खुश होते हैं और यही इसकी हैप्पी एंडिंग है सीजन 1 की। तो चलिए मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना वीडियो को।